जनरल बाजवा के बहुत एहसान है, पीटीआई पे एहसान फरामोश ना बने। जनरल बाजवा पे अगर कोई बात की तो फिर मैं जवाब दूंगा। उन्होंने ऐलान जंग कर दिया। 4:15 तक पीटीआई के तमाम कीबोर्ड वॉरियर्स परवेज लाई और मोनस लाई के खिलाफ ऐलान जिहाद कर देंगे। फूड पांडा वाला आया तो उसको फौरन रास्ता दे दिया। एक पीछे से लड़की ने बोला बेचारा को भूखा मर जाएगा जिससे इतनी देर का खाना मंगाया हुआ। इसको कहते हैं माइंडसेट को हम कहते हैं ये कि एम्बुलेंस को रोक दो और फूड पांडा को जाने दो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब ने कल रात ही असम्बलियां तहलील करने का ऐलान किया और हमने देखा कि इस वक्त परवेज इलाही साहब भी खान साहब के साथ बैठे हुए थे। लेकिन आज जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि परवेज इलाही ने चौधरी गुलाम हुसैन साहब को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में मुबश्शिर साहब जो बातें उन्होंने की हैं, मैं तो हैरान हूँ। मतलब कल तक तो आप साथ बैठे हुए थे और आज आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि खान साहब ने जनरल बाजवा के खिलाफ अब अगर बात की तो मैं उनको जवाब दूंगा। तो ये इसके बाद तो अब खान साहब और परवेज इलाही साहब साथ तो नहीं चल सकते। वैसे मुझे आज आपकी बॉडी लैंग्वेज वो लग रही है जो कल चौधरी परवेज लाई की थी रात को। बिल्कुल ही आप गिरी हुई हैं। ये क्या हो गया? मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे उन्होंने पैसे थोड़ी देने। नहीं, आप अपना पीटीआई की सपोर्टर है, आपको पता है उनके लिए खास नाम भी है। लेकिन देखे कल भी जब चौधरी परवेज लाई बैठे हुए तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था उन तस्वीरों का और हुई थी रात को। लेकिन आज सुबह को अब ये चौधरी गुलाम हुसैन को इंटरव्यू दिया गया। अभी देखे तकरीबन 3:30 बजे दोपहर, तो इतवार का दिन है। मुझे नहीं कि चौधरी गुलाम हुसैन का प्रोग्राम जो इतनी सुबह चलता है, लेकिन वो आ भी गया और वो चल भी गया। इसका मतलब है कि नहीं, इसका मतलब है कि परवेज लाई ने खास तौर पे ये इंटरव्यू करवाया जाके, और ऐसे एंकर के आगे करवाया है कि जिसने काउंटर सवालात नहीं करने थे, सिर्फ उनका नैरेटिव चलने देना था। तो अब आपने देखा वो एंकर कैसे चुप करके बैठे हुए थे, खुद परेशान थे, हैरान थे ये क्या हो रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी वही थी जो अभी आपकी है रात को परवेज लाई। तो अब परवेज लाई ने 3 बातें की बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे इंटरव्यू में 3 बातें इंपॉर्टेंट है। एक, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के बहुत एहसान है, पीटीआई पे एहसान फरामोश ना बने। दूसरा, उन्होंने कहा जनरल बाजवा पे अगर कोई बात की तो फिर मैं जवाब दूंगा। तीसरा, उन्होंने ऐलान जंग कर दिया। बेसिकली आप ये देखें कि इमरान खान को जो है ना अब उसने रिस्पॉन्ड करना है और वो चौधरी परवेज लाई को नहीं रहने देगा पॉलिटिकली, ठीक है, जिस तरह से भी। और ट्रोल्स तो अभी से शुरू हो जाएंगे और आधे घंटे के बाद से। अभी 3:47 हुए, 3:30 और 3:45 के दरमियान का टाइम है। 4:15 तक पीटीआई के तमाम कीबोर्ड वॉरियर्स जो हैं वो परवेज लाई और मोनस लाई के खिलाफ ऐलान जिहाद कर देंगे। आप फिक्र ना करें। अच्छा, उसके बाद ये लड़ाई होनी है, अगले 2-3 जूतों में दाल बटनी है और असेंबली तहलील नहीं होनी जुमे के दिन। यानी इतना टाइम आना है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हो जाए या गवर्नर राज लग जाए या परवेज लाई जो है वो पीडीएम के उम्मीदवार होकर दोबारा से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। तो अब 4 चीजें होती हैं। अब मुझे यकीन हो गया है कि जुमे के दिन कम से कम पंजाब असेंबली तो डिसॉल्व नहीं होती, और जब पंजाब नहीं होगी तो महमूद खान भी नहीं करेंगे। आपने कल उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देख ली, कैसे बैठे हुए थे, पहले करो फिर भर, ठीक है ना। तो अब ये खटिया में पड़ गया मामला। सर, मुझे ये समझ नहीं आ रही कल साथ क्यों बैठे हुए थे? फिर अगर हिम्मत थी तो कल ही बोलते हैं ना, साथ बैठ के बोलते। अब ये तो नहीं कि पहले आप साथ बैठ गए उसके बाद आपने पूरी भाई आप देखें ना कि 10 मिनट पहले तक तो मुशावरत हो रही थी। कल खिताब भी 8 मिनट लेट हुआ क्योंकि उनका अभी तक मशवरा हो रहा है। यानी ऐलान कब हुआ था? जब पिंडी में आए थे, और अभी तक 10 मिनट तक पहले तक मशवरे ही होते रहे हैं। फिर इमरान खान ने आके वो एक पुरानी 14 साल पुरानी तकरीर की और आखिरी 3 मिनट जो तकरीर के थे वो किए उन्होंने। और वो भी जो उन्होंने टाइम दिया नवंबर जुमे तक का, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये मुझे कुछ सीरियस नहीं लग रहा है। ये लग रहा है फेस सेविंग के भाई खुदा के लिए कुछ आगे करो, हमारे से मुज़ाकरात कर लो, कुछ कर लो। देखो मैंने आज तोड़ सकता था, वरना वहीं बैठ के कह रहे थे ना दोनों वज़राए आला कि हम अभी नोटिफिकेशन दे रहे हैं असेंबली तोड़ने का गवर्नर को, ठीक है, या रिटर्न नोटिस वहीं पे दिखा देते ताकि पूरी दुनिया गवाह होती है। उसके बाद वो कोई उनका कारिंदा जो है वो अपने अपने गवर्नर के पास ले जाता। तो ऐसा तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की है। अब ये परवेज लाई बोले हैं क्योंकि बहरहाल उनको रिएक्शन आया होगा। कल भी इमरान खान ने जो बातें की
परवेज लाई को सामने बैठा के की, महमूद खान को सामने बैठा के की, तो सिर्फ इमरान खान को तो उसका बोझ नहीं उठाना ना, फिर इन लोगों को भी उसका बोझ उठाना है, तो ये तो नहीं उठाएंगे, बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। खान साहब के पास वैसे ऑप्शंस क्या हैं परवेज इलाही के खिलाफ, वो कुछ कर सकते हैं? नहीं, अभी तो कुछ नहीं कर सकते खान साहब, अब वो परवेज लाई के रहमो करम पे। देखिए उन्होंने धोखा तो दे दिया ना, एंड टाइम पे धोखा दिया खान साहब को। इमरान खान ने खुद सबको धोखा दिया, परवेज लाई ने इससे पहले जरदारी साहब को धोखा दिया, नवाज शरीफ को धोखा दिया, चौधरी शुजात को धोखा दिया, और लोगों को धोखा दिया। फिक्र ना करें, ये गेम ऑफ थ्रोन्स है, और गेम ऑफ थ्रोन्स जो है उसमें धोखे होते हैं, हाउस ऑफ कार्ड्स इसी तरह क्रम्बल होते हैं। सर मुझे तो ये हो रहा है खान साहब इतने बीमार थे, उन्होंने कल बुखार में तकरीर की है और अभी भी डॉक्टर्स ने उनको आराम का मशवरा दिया है। आपको लग रहा है उनको बुखार था और ये था कल जो खांसी थी, जुकाम था, बुखार था, नहीं झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने आके तकरीर, वो झूठ, क्योंकि कल परसों उनकी पेशियां आ रही है ना, तोशा खाना में भी, रेफरेंस में भी, और वो इलेक्शन कमीशन केसेस में भी, उन पेशियों को अब नहीं अटेंड करना ना, उनको ऑनर नहीं करना। 9 तारीख को भी पेशी है अगले महीने की, तो वो सारी अवॉइड करनी है। तो अब वो डेंगू का पहले बुखार चढ़ाएंगे 2 हफ्ते, फिर उसके बाद कोविड का बुखार होगा, फिर टांग का जख्म जो है खराब हो जाएगा, तो अगले 2-3 महीने इसी तरह गुजारने ना महावेश। सर कहा जा रहा है कि तोशा खाना में खान साहब के खिलाफ कोई गवाह पेश हो सकता है, कुछ पता है कौन है वो गवाह? इनाम खान भी हो सकता है, इनाम खान के साथ दूसरा आदमी खुर्रम वो भी हो सकता है, और भी बड़े इनके अपने जाती मुलाजमीन हैं जो तैयार हैं गवाहियां देने को। एक इनका पुराना गार्ड भी तैयार है जिसको बेगम साहिबा ने बुरा भला कह के निकाला था घर से, तो वो भी बता सकता है। तो काफी लोग हैं, फिक्र ना करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक करें, परवेज लाई ना बने। सर उनको ये कहा है कि, सर ये सुनने में आ रहा है कि खान साहब को उनके किसी रूहानी पेशवा ने कहा है कि अभी आप जो है वो पेशियां ना भुगतें, बाहर ना जाएं, कुछ दिन घर में ही आराम करें। रूहानी पेशवा कौन है उनका? बुशरा बेगम के अलावा वो तो खुद ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि यार मेरी वो स्पिरिचुअल गाइड है, मेरी वो स्पिरिचुअल एंकर हैं, यानी मैं उनसे स्पिरिचुअल गाइडेंस लेता हूँ, वो तो उन्होंने कहा है। तो वो इसका तो बेगम साहिबा का बात है, इंसान अपनी बीवी से मशवरे लेता है ना, मेरा शौहर भी लेता है जी। आपका शौहर आपसे कोई मशवरे नहीं लेता, अगर वो सियासत कर रहा होता फिर मैं देखता क्या मशवरे लेता। सर वो तब भी लेता है मुझसे मशवरे, घर के अहम फैसले मेरे बगैर नहीं हो सकते ना, सियासत। घर के अहम फैसले आपके बगैर कैसे हो सकते, वो तो नहीं होंगे, आई एग्री। अच्छा सर मुझे एक बात बताएं कि जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं इनको लोग यूथियास क्यों कहते हैं? मतलब इतना फजूल वर्ड है, इस तरह की बात करने का मकसद क्या है? इसका मतलब है कि वो यूथ जो मिसगाइडेड हो, जो बगैर दलील के बात करे, जो बगैर सोचे समझे, बगैर ये, अब आपको लॉजिक समझाता हूँ इसमें लॉजिक कि लिबर्टी मार्केट में मैंने सुना कि जुलूस निकला हुआ था ना जब, तो एम्बुलेंस को रोक दिया उन्होंने वहां पे कि दूसरी सड़क से जाओ। ये भी हम मुल्क वेंटिलेटर पे हम उसकी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ एक मरीज की बात नहीं। लेकिन एक वो फूड पांडा वाला आया तो उसको फौरन रास्ता दे दिया। पीछे से लड़की ने बोला बेचारा को भूखा मर जाएगा जिससे इतनी देर का खाना मंगाया हुआ। तो ये इसको कहते हैं माइंडसेट को हम कहते हैं एम्बुलेंस को रोक दो और फूड पांडा को जाने दो। बेसिकली प्रायोरिटीज आर टोटली मिक्स्ड अप एंड कनकॉर्डेड कि मुल्क बचाओ, इंडिविजुअल नहीं बचाते यार, मुल्क बचाते हैं। सर लेकिन फिर भी ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए। तो जब आप किसी को पटवारी कहती हैं, आप किसी को कुछ तो मैं नहीं कहती, मैं इस तरह की वर्ड, मेरा मतलब है कि ये कल्चर जब आप बनाते हैं गाली, बिल्कुल बिल्कुल ये कल्चर ही तो फिर रिटर्न में गाली आएगी ना, कुछ ना कुछ तो आएगा। बिल्कुल ऐसा। और मैं ये कहती हूँ अगर कोई ऐसे वर्ड्स बोल भी रहा है तो आप आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा करें, आप ऐसे वर्ड्स नहीं बोलें। ठीक है जी, मैं किसी को यूतिया नहीं कह रहा। जी सर प्लीज। अच्छा यूतिया को भी यूतिया नहीं कह रहा। जी सर प्लीज। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब जाहिर है कल जब खान साहब ने ऐलान किया तो उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई है कोई ऐसी चीज कि वो कोई काउंटर एक्शन कर सके इस सब के खिलाफ, लेकिन ये जो परवेज इलाही साहब का इंटरव्यू सामने आ गया उसके बाद मुझे लगता है और तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। यही है मुझे भी ये लगता है, लेकिन वैसे मैं अगर फेडरल गवर्नमेंट की जगह होता तो मैं असेंबली तोड़ने देता। अच्छा। और मैं उसको कहता कि कैरी है जो भी करना, क्योंकि इलेक्शन तो फिर उसी जगह पे होने ना, और ये बाई इलेक्शंस होने हैं और पीटीआई का कबाड़ा निकल जाता है कि अब आपको पता है एक एवरेज एमपीए का इलेक्शन जो है ना 20 करोड़ रुपए का खर्चा है।
तो यानी अभी इलेक्शन करें और 8 महीने के बाद जनरल इलेक्शन हो जाए दोबारा से, तो 40-40, 50-50 करोड़ जब एक आदमी को खर्च करना पड़ेगा ना, तो वो इमरान खान को इन बड़े-बड़े अल्फाज में कहेगा यूथिया, ठीक है ना? सिर्फ मैं नहीं कहूँगा, वो लोग भी कहेंगे, पार्लियामेंटेरियंस भी। सर, मरियम औरंगजेब ने भी एक सवाल उठाया। वो कह रही है कि अगर जनरल कमर जावेद बाजवा ने NRO 2 दिया था तो फिर आपने उनको तौसीह क्यों दी? शायद तौसीह देने के बाद दिया होगा NRO 2। नई बात यह है कि तौसीह का तो तुक नहीं ना था, देखा ना? उस वक्त तौसीह की वजह क्या थी? तौसीह की वजह यही थी ना कि तुम हमारी हुकूमत को स्ट्रेंथन करके रखो, तुम हमें बजट्स पास करा दो, हमारे बाकी सारे काम कर दो, हमें कोalition बना के इलेक्शन में उतार देना, और फिर हम जब दोबारा ओथ लेंगे तो फिर तुम उसके बाद घर चले जाना, बेशक हम फिर आके जनरल फैज को बना देंगे, ठीक है ना? यही था ना बेसिकली। अब इमरान खान ज्यादती कर रहे हैं, वो तो ये भी कहते थे, आपको मैं रिकॉर्ड दिखा दूंगा कि मेरा DGI सही है, मेरा आर्मी चीफ मुझे डिक्टेट करे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा उसी दिन, मैं सबक सिखा दूंगा, आई एम द बॉस। अब आके वो ये पोर्ट्रे करते हैं कि जनाब वो मैं तो दूध पीता बच्चा था, मैं तो फीडर से दूध पी रहा था, तो रोटी को चूची कहता था। फिर वो ये यानी 8 महीने पहले तक तो कहते कि वी आर ऑन द सेम पेज, और उनसे बड़ा जमहूरियत को पसंद करने वाला कोई नहीं है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि बाजवा हमारे आर्मी के चीफ हैं। तो इमरान खान की कौन सी वाली बात का यकीन करें, पहले ये फैसला कर लें, उसके बाद उस पर बात कर लेंगे। सर, परवेज लाई साहब ने एक और बात भी की है जनरल फैज के हवाले से। वो कहते हैं उन्होंने बहुत ज्यादतियां की हैं हमारे साथ, हमारे खिलाफ थे, लेकिन खान साहब तो जनरल फैज की तारीफें करते थे। खान साहब के साथ थे वो अपना जनरल फैज, लेकिन जनरल फैज ने बहुत लोगों के साथ ज्यादतियां की हैं, सिर्फ परवेज लाई के साथ नहीं की, और अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी खुल रही हैं। और जनरल फैज ने तो अपने हल्के वालों के साथ ज्यादतियां की, जब उन्होंने वहाँ पे खुद बकौल उनके हल्के वालों के उन्होंने 1 बिलियन वहाँ पे रिलीज करवा दिया, पता नहीं किस कैपेसिटी में उन्होंने रिलीज करवाया। उन्होंने वो जो सड़क बनाई, फिर उसको सड़क को चकवाल में प्राइवेट रोड कर दिया कि उनके घर के अलावा कोई गाड़ी नहीं जाएगी वहां से सरकारी रोड के ऊपर। फिर आप उनका फार्म हाउस, उस फार्म हाउस के अंदर होने वाला खर्चा देखें तो अभी तो जनरल फैज ने बहुत लोगों के साथ ज्यादती की, इस मुल्क के टैक्स पेयर्स के साथ ज्यादती की, नेशनल एक्सचेकर के साथ ज्यादती की। उनके ऊपर अभी खुलेंगे, बहुत कुछ खुलेगा अभी। सर, लेकिन खान साहब के पास अब कोई सियासी कार्ड बचा है? क्योंकि अब तो परवेज लाई साहब ने धोखा दे दिया, तो अगर ये असम्बलियां तहलील करने वाला ऑप्शन भी नाकाम जाता है तो फिर खान साहब क्या कर सकते हैं? बस अब जमाइमा को बीमार होना है तो उसके लिए एप्लीकेशन देंगे खान साहब के, जी मेरी बच्चों की माँ जो है बीमार हो गई है, बच्चे मेरे तनहा हो गए हैं, तो मुझे जाना है उसकी तीमारदारी के लिए और बच्चों की देखभाल के लिए, तो अदालत मुझे इजाजत है। हमने भी मियां नवाज शरीफ को इसी तरह जाने दिया था, बस यही एक तरीका रह गया। अब तो देखे ना, बंद गली में तो खुद आ गए ना, किसी को तो ब्लेम नहीं करना। जब आप सियासत में 2 चीजें नहीं होती महावेश, याद रखें, जो भी स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस का, हमने अपने तजुर्बे से ये देखा है कि सियासत में आप थ्रेट नहीं करते और आप अल्टीमेट कोई डेडलाइन नहीं देते, क्योंकि ये मैंने सीखा था जब मुशर्रफ ने कहा था ना, कोई टाइम दिया उन्होंने 3 साल बाद का कि जी वो फला दिसंबर में मैं वर्दी उतार दूंगा, तो थिंकिंग का भी 3 साल तो बड़ी दूर है, जब आएगा तो देखी जाएगी, बट वो टाइम आ जाता है। वो दिसंबर आ गया, फिर अब वर्दी उतारनी पड़ गई, अब फिर ताकत खत्म हो गई उनकी। तो सियासत में जब आप टाइमलाइन देते हैं ना, तो एक दिन वो टाइम आ जाता है, आप समझते हैं अभी बड़ी दूर है, तब तक आई थिंक ऑफ समथिंग, वो नहीं हो सकता। दूसरा, आप उस लेवल पे आके अगले को थ्रेट नहीं देते कि अगला कहता है अच्छा यार कर ला जो करना है, फिर देखी जाएगी, एक बार ये हो जाए जो होना है। तो खान साहब वो दोनों चीजें कर चुके हैं और बार बार कर चुकी हैं, और इनके जो मुखालिफिन हैं वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। वो आज तो उन्होंने सियासत में नहीं आए, उन्होंने 6-6 इलेक्शन लड़े हुए हैं, 8-8 इलेक्शन लड़े हुए हैं, उन्होंने पता नहीं कितनी कोalitions भुगताई हैं, कितनी बारी उनकी हुकूमतें टूटी हैं। तो वो ये सारे उतार चढ़ाव और असरार रमूज इनसे वो वाकिफ हैं। उनको आप क्या इस बात की थ्रेट दे रहे हैं? यानी जो आदमी जो है ना, वो रोज ओपनिंग बैट्समैन हो किसी टीम का, उसको आप कहें कि मैं जो है ना बड़ी अच्छी बॉलिंग करूंगा, वो डर जाएगा? ऐसे नहीं, वो बेहतर खेलेगा, आपको संभल के खेलेगा आपको, ठीक है। क्या आप कहते हैं मैं 1 ओवर में आउट कर दूंगा, तो वो 1 ओवर तो 6 बॉलों के बाद खत्म हो जाएगा, वो तो आउट अगर ना हुआ तो फिर आपकी बात झूठी हो। सर, लेकिन शेख साहब तो कहते हैं कि पंजाब में ना तो तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, ना कोई गवर्नर राज लग सकता है। वो तो कह रहे हैं कि कौम इलेक्शन की तैयारी करे। शेख साहब
इतने पुरुमीद नजर आएंगे परवेज इलाही के इंटरव्यू के बाद? शेख साहब को तो बयान देना है ना, कल कुछ और बयान दे देंगे, कल वो सिर्फ ये दे देंगे परवेज इलाही से मुझे उम्मीद नहीं थी, अब परवेज इलाही और कुछ ना बोले वरना मैं बोलूंगा, मैं जवाब दूंगा। कल उनका इस टाइप का बयान आ जाएगा, फिर हमने क्या करना। दैट इज फॉर यू। देखे दो लोग, एक शेख रशीद और एक फवाद, इन दोनों को कोई किसी न किसी हाल में खबर में रहना है, तो क्या करें बेचारे, उनको गैस हो जाती है अगर वो ना दे बयान तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। सर खान साहब तो चाह रहे थे कि इलेक्शंस जल्दी हों, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि शायद अगले साल भी इलेक्शंस पॉसिबल ना हो क्योंकि रायशुमारी में ताखीर हो रही है। देखें सुप्रीम कोर्ट की अपनी रूलिंग है कि जब तक अगला इलेक्शन नहीं होगा, जब तक डिजिटल ये रायशुमारी नहीं हो जाएगी, और उसको करने के लिए आपको कई बिलियन का आपको खर्चा चाहिए, उसके बाद इलेक्शंस के लिए आपको को 30-35 बिलियन आपको चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है और इलेक्शन कमीशन को आप नहीं देते तो उससे इलेक्शन कमीशन का तो कोई कसूर नहीं है, ये तो वफाकी हुकूमत ने उसको पैसे देने हैं। अच्छा, जब इन टाइम जब तक रायशुमारी नहीं कंप्लीट होती माविश, तब तक नई हल्का बंदियां नहीं हो सकती। तो जब तक हल्का बंदियां नहीं होंगी तो तमाम बाकी सियासी जमातें जो है वो इलेक्शन लड़ने से इनकार कर देंगी कि उन सबको उन हल्का बंदियों पे तहफ़्फ़ुज़ात है और सबकी एप्लीकेशन है कि इसको दोबारा किया जाए। तो अब सिर्फ खान साहब की ख्वाहिशात के अगर तो मुल्क नहीं घूम सकता। लेकिन हल्का बंदियों वाली बात बड़े फालतू से हो रही है। इलेक्शन कमीशन करता क्या? इलेक्शन कमीशन को चाहिए ना कि ये वाली इलेक्शन कमीशन जो है वो बगैर पैसों को तो इलेक्शन नहीं कर सकता ना, पैसे तो उसको हुकूमत ने देने हैं ना, वो अपनी जेब से या अपने क्रेडिट कार्ड से तो नहीं उसने इलेक्शन करवाना ना, कि मेरा कार्ड है मैं इसको अब चला रहा हूँ। सर पीआईए की ज़ेरे मलकियत जो रोज वरे होटल है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसे बेचा जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? पहली बात तो यह कि ख्वाजा साद रफीक ने उसको इनकार कर दिया, उन्होंने कह दिया इसको नहीं बेचा जा रहा। अच्छा। दूसरी बात यह है कि ये बेकार की बातें हैं, अगर उसको बेच के पीआईए को आप 800-900 मिलियन डॉलर $1 बिलियन दे सकते हैं और पीआईए जो है वो टैक्स पेयर के ऊपर बोझ कम बनती है, तो इसमें क्या मुज़ाहिका, क्या प्रॉब्लम है? इन प्रॉपर्टीज को बनाने का मतलब होता है कि किसी दिन आपकी वो एक सेफ्टी नेट होता है और आप उनको डिस्पोज ऑफ करके आप उनको अपने काम में ला सकते हैं। रूजवेल्ट को अगर आप और नहीं खोलते 6 महीने तो वो हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो जाएगी और आपकी हुकूमत से भी ले ली जाएगी, किसी के हाथ में नहीं रहेगा, फिर अच्छे रहेंगे कि हमने नहीं बेचा, बस अमेरिकन गवर्नमेंट ने धांधली की और हमसे जबरदस्ती ले लिया। उसका नाम रूजवेल्ट है, वहाँ प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ठहरा हुआ है, उसकी स्वीट जो प्रेसिडेंशियल स्वीट उसका नाम रूजवेल्ट स्वीट है और उसको उसी तरह उन्होंने मेंटेन किया हुआ है जिस जमाने में वो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के जमाने में थी। दैट इज वाई उसको वो हेरिटेज साइट डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। अभी अगर आपको उसके 800-900 मिलियन डॉलर या $1 बिलियन मिलता है तो दे दें, क्या फर्क। और मैं तो कहता हूँ कि जितनी आपकी नेशनल कॉरपोरेशंस हैं जो हमारे से तकरीबन 1400-1500 बिलियन साल का खा रही हैं, चाहे उसमें स्टील में है, चाहे उसमें रेलवे है, चाहे उसमें और 4-5 ऐसी हैं, और भाई इनको 1-1 रुपए बेचो इनको, क्योंकि जब हर ऑर्गेनाइजेशन 500 बिलियन खा रही है ना तो एक्चुअली 1 रुपए में तो नहीं आप बेच रहे ना, आपने तो 500 बिलियन पर एनम पे उसको बेचा कि हर साल हमारा 500 बिलियन जो है ना वो हमें मिलेगा, तो जो आपका खर्च नहीं हो रहा। और वो आप फिर आप देखें लोगों की तनख्वाहें लेट हैं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें लेट हैं, लोगों की पेंशन्स लेट है कई जगहों पे, आपके पास इंपोर्ट के लिए पैसे नहीं है, आपका कोई एक्सपोर्ट के लिए आपकी एलसी खुलना मुहाल हुआ है, और हम यहाँ पे रूजवेल्ट होटल को पकड़ के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की फिक्र नहीं, हमें रूजवेल्ट होटल की फिक्र करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलें सर अब ट्विटर देखते हैं क्योंकि ट्विटर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है थोड़ी देर में। बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। आप सेक्स की बुनियाद के ऊपर किसी को ऐसे एट्रीब्यूट्स दें जैसे मर्द रोते नहीं है, भाई रोते हैं, इंसान है। मोस्टली जो वर्किंग वुमेन्स का जो इमेज पोर्ट्रे किया जाता है, तो मेरा ख्याल है कि उसकी वजह से भी सोसाइटी जो है वो थोड़ा सा हेजिटेट करती है। लड़की का हमने पहले ही रोल तय कर लिया, इसने तो आगे ही घर जाना है, इसका अपना कोई एक लाइफ या अपना कोई मामला जो है वो नहीं। हमने अपने मजहब को एक कूजे में बंद करा है, हमने अपने मजहब को बड़ा नैरो कर दिया है।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा रॉ और मेरे साथ मौजूद है मैडम यास्मीन आफ्ताब अली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आज तो पहले आप मेरी मुश्किल आसान करें और फिर उसके बाद हम प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं। और मेरी बेटी है जो ग्रेड 4 में है, लेकिन वो पिछले कोई 1 साल से मुझे, या 1 साल से थोड़ा ही कम अरसा हुआ होगा, वो एक ही बात रोज़ अक्सर आके कहती है। उसकी क्लास में कोई बच्चा है और वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो उससे हर वक्त तंग रहती है, और वो किस बात पे, उनकी लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। और ये तो थैंक्स टू स्कूल मैनेजमेंट के, वो उनको लगता है कि खतीजा ठीक है, तो वो खतीजा की कंप्लेंट नहीं करते। उस बच्चे के घर में कोई कंप्लेंट जाती हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन इशू ये आता है कि उस बच्चे की और खतीजा की लड़ाई होती है, और वो लड़ाई इस बात पे है कि वो कहता है लड़कियों का तो काम ही रोटी पकाना होता है, रोटी हांडी करना होता है, और तुम जो है ना वो इतना हमें शो कर करके जो है ना वो अपनी ज़्यादा इंटेलिजेंस जो है ना वो ना झाड़ा करो। तो उन दोनों की ये लड़ाई 1 साल से चल रही है और आज तक ख़त्म नहीं हो रही। ये गलती उसकी नहीं है, बच्चे की। देखिए, इसको हम कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, कि आप सेक्स की बुनियाद के ऊपर किसी को ऐसे एट्रीब्यूट्स दें जैसे मर्द रोते नहीं हैं। भाई रोते हैं, इंसान हैं। लड़कियों को इंजीनियरिंग और ये वो टीचर वगैरह सही रहेगा। अब आई एम नॉट रनिंग डाउन टीचर्स, मगर अगर आपके पास वसाइल हैं, आपकी बच्ची और बच्चा दोनों काबिल हैं, अल्लाह करे, तो आप क्या बेटे के लिए ये बात करेंगे? आप नहीं करेंगे। अच्छा, फिर बचपन से हम करते क्या हैं फीफा? लड़कियों के लिए खाना पकाने के बर्तन, गुड़ियाँ, और लड़कों के लिए डुजुन डुजुन वो वेपन्स और हवाई जहाज़। तो हम पहले दिन से अपने बच्चों के जहन में ये बात बिठा देते हैं कि एक लड़की का ये रोल है, बिकॉज उसकी सेक्स एक, शी इज़ अ वुमन, फीमेल, और लड़के ने तो दुनिया फतह करनी है। वो तो बस डुजुन डुजुन, और वो तो बस कामयाबियाँ। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, इसकी एक बड़ी वजह ये इस सोच क्या है। हमने एजुकेशन पे जो टॉपिक करा था कि 51% लड़कियों में से प्राइमरी लेवल पे 39% जाती हैं, और आगे क्लासों में जाते जाते बतदरीज इनका परसेंटेज गिरता चला जाता है। और 13% बच्चियाँ ग्रेड 9 तक 13% बच्चियाँ होती हैं। तो ये बजाते खुद एक बड़ा एक वो इंडिकेटर है कि हम लड़कियों की तालीम को या उनको डेवलप करने के लिए एज अ पर्सन कितना टाइम देते हैं, कितनी हम उसको प्रायोरिटी देते हैं, जो हम नहीं देते। ख़ास कर जो स्टेम के ज़िम्रे में आते हैं सब्जेक्ट। स्टेम इज़ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। स्टेम समझा जाता है कि लड़की मैथ्स, इंजीनियरिंग, अच्छा आप बास सब्जेक्ट्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, फ्लाइंग है, बहुत सारे, तो वो हम कहते हैं मेल डोमिनेटेड सब्जेक्ट्स हैं। मेल मर्द कर सकते हैं, औरतों का काम नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। जब लड़कियां ये स्टेम के सब्जेक्ट्स में जाती हैं तो बहुत सारे, जैसे आर्किटेक्चरल इश्यूज़ हैं, इंजीनियरिंग इश्यूज़ हैं, साइंटिफिक सॉल्यूशंस हैं मामलात के, औरतों को अल्लाह ताला ने एक बहुत बारीक बीनी से, सेंसिटिविटी से नवाजा है। बिल्कुल, कि वो बहुत बारीक में चीज़ों का मुतालिया करेगी और उसकी अप्रोच बड़ी सेंसिटिव होगी टुवर्ड्स इश्यूज़। तो जब आप मर्दों और औरतों दोनों की राय को इकट्ठा करेंगे तो कोई बड़ा क्रिएटिव हल उसका निकल आता है। अच्छा, एक बात और, जब हम डाइवर्स अप्रोचेस रखते हैं तो इसमें जो इनकम गैप है, क्योंकि कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जिसमें पैसे ज़्यादा हैं। बिल्कुल, आप इंजीनियर हैं, आपको बेहतर मिलेगा, आप साइंटिस्ट हो, आप मैथ्स में आगे गए हो, ये अगर आप बहुत ज़्यादा आर्ट टाइप के सब्जेक्ट्स में चले गए हैं तो जैसे आप आर्ट टीचर हैं, आई लव आर्ट टीचर्स, नो प्रॉब्लम, मगर उनको वो कंपेरेबल तो नहीं तनख्वाह मिलेगी।
ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, इसकी मेरी एडवर्टाइजिंग की क्लास में मैं इसको तोड़ने की कोशिश करती थी, क्योंकि मैंने ज़िंदगी के पहले 8 साल एडवर्टाइजिंग में गुजारे और जावेद जब्बार साहब की कंपनी थी MNJ कराची में, वो टॉप में थी, आर-लिंटस थी या MNJ थी। तो जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो मैंने दूसरी क्लास में मैं लड़कों को लड़कियों की तरह, लड़कियों को लड़कियों की तरह ड्रेसअप कराती थी। अच्छा, और एक्स्ट्रा ग्रेड्स होते थे। लड़कों ने किया कैसे ये हाँ, बता नहीं दें। नहीं, लड़कियों ने तो कर लिया होगा। ना, एक लड़के ने एक बुर्का पहन के आया। अच्छा, तो मैंने कहा कैसा लगा? कहने का मैम आई फेल्ट सो सिक्योर इन अ बुर्का। और बड़े इंटरेस्टिंग मुझे उसका, लेकिन उसका नतीजा क्या होता था, मैं इनको ये कहती थी देखो दूसरों के जूते में खड़ा होना सीखो। बिल्कुल। जब तक तुम नहीं करोगे तो तुम लोगों को अगला कैसा फील कर रहा है, उसके किस किस्म के मसाइल हैं, वो उसकी अप्रोच क्या है उस चीज़ की तरफ, तुम लोगों को नहीं समझ आएगी। वो फिर तुम दूर से बात करोगे तो बड़ा सुपरफिशियल सा तुम लोगों का होगा। और मुझे इतनी खुशी होती थी कि कोई अगर पर्टिकुलरली फीमेल प्रोडक्ट है तो उसका जो बिल्कुल धांसू किस्म का टेलीविज़न कमर्शियल का कॉन्सेप्ट आता था, वो कोई लड़का देता था जिसने बड़ा दिल लगा के वो रोल किया होता था, बिकॉज दे थॉट लाइक अ वुमन, दे वर थिंकिंग लाइक अ वुमन। और इसी तरह लड़कियों का, कि लड़कों के अगर वो रोल में है, अच्छा हमने जिलेट 3 का करना है यार, चलो भाई रेजर का, सो हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल दिस। तो बहुत बहुत फ़र्क आ जाता था अप्रोच में मेरे बच्चों की। तो ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है ना हमारे यहाँ, हम खुद लड़कियों को इतना इनसिक्योर कर देते हैं बचपन से। अरे अब औरतों को आप देखें, बेटी हुई अच्छा अल्लाह नसीब अच्छा करे, हाँ बिल्कुल करे, मेहरबानी है आपकी, लड़कों के लिए भी ये दुआ करें, क्योंकि अगर एक गलत लड़की आ जाए तो लड़के का नसीब भी ख़राब हो जाता है, पूरा खानदान खराब हो जाता है, खानदान तबाह हो जाता है। लेकिन हम लड़कों के मामले में इस तरह नहीं देखते, लड़की का हमने पहले ही रोल तय कर लिया, इसने तो आगे ही घर जाना है, इसका अपना कोई एक लाइफ या अपना कोई मामला जो है वो नहीं। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ी सी हम बेसिक्स की तरफ चलते हैं कि अगर हम देखें तो हम लोग जो है वो हमेशा से, मुझे ये लगता है कि अपने सोशल इश्यूज़ में हमारा रिलीजन का और जो कल्चर है उसके बहुत ज़्यादा हम लोग जो है ना वो स्विच करते रहते हैं। कुछ चीज़ों में हम रिलीजन को फॉलो करना कर देते हैं, कुछ चीज़ों में जो है वो सोशल चीज़ों को जो है वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आपने बात की सोशली, अब सोशली भी अगर हम देखें तो औरतें बहुत तरक्की कर रही हैं। बाकी हम जो है अपने आसपास के कंट्रीज़ में देखें या पूरी दुनिया में ही देखें तो ये जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है जेंडर बेस्ड, ये बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रही है। लेकिन अगर हम अपने रिलीजन के हिसाब से देखें तो हमें तो मिसाल नज़र आती है हज़रत खदीजा की, जो कि एक वर्किंग वुमेन थी, बिजनेस वुमेन थी, वर्किंग भी आप उस सेंस में नहीं है, एक बिजनेस वुमेन थी जिनका एक बहुत बड़ा कारोबार था और वो उसको जो है वो हैंडल कर रही थी, तो उनकी मिसाल नज़र आती है। फिर जैसे हज़रत उमर फारूक के दौर में अगर हम देखें तो जो मक्का की या मदीना की जो फाइनेंस उस वक्त की फाइनेंस मिनिस्टर कह लें, तो वो उन्होंने एक औरत को लगाया हुआ था। जंगों में बहुत सी जो है वो ख़वातीन पार्टिसिपेट करती थी और बड़ी दलेरी से जो है वो लड़ती होती थी। तो ये आखिर आके, मतलब जब हम इस तरह की मिसालें हमारे पास मौजूद थी तो ये आके हमने कहाँ जो है वो औरत को अब लाके वो कूदे में बंद करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कुछ तो इसमें तालीम की कमी है। पहले देखें, तालीम की कमी यही हो गई ना कि हम अब लड़कियों के पास वो डिग्रीज नहीं है, नहीं, एजुकेशन। मैं आपको जैसे कि एग्जांपल दूं, एक मल्टीनेशनल इदारा, उसने लास्ट ईयर एक सर्वे किया पाकिस्तान में जिसका टाइटल है रिपोर्ट का द सटल सबवर्शन द स्टेट ऑफ सरिकुला इन टेक्स्ट बुक्स इन पाकिस्तान। उन्होंने पंजाब में 7वीं जमात से 10वीं जमात तक की किताबों को स्टडी करा। अब जैसे सोशल स्टडीज़ में उसमें ये लिखा है कि यू मस्ट रिस्पेक्ट द वुमेन, क्योंकि वो घर देखती हैं, औरतें बच्चों को देखती हैं और खाना पकाती हैं, इसके अलावा कोई रोल नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम रिलीजियसली बात करें, हमारा माजरत के साथ अगेन अफीफ़ा में बार बार ये ज़रूर दोहराती हूँ कि मैं जनरलाइज नहीं कर रही, मगर अमूमन अगर हम देखें तो हमारा रिलीजन किन के हाथ में चला गया है? बिल्कुल। अच्छा, और उनको मैं ब्लेम नहीं करती जिनके हाथ में गया है,
हम लोग खुद अपने बच्चों को कितना, एक हम बिल्कुल एक चूँकि मजबूरी है कुरान शरीफ मौलवी साहब आके पढ़ा दें, लेकिन उसको समझ के पढ़ना, उसे उसके असल मायनों से आश्कार होना, वो हम कितना करते हैं। तो हम एक बिल्कुल एक शख्स जिसकी तालीमी मेयार नहीं है, वो उस एक ऐसे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है जहाँ औरतें ज़रा बैकवर्ड हैं और पीछे उनका बहुत रोल है, तो हम उनके ऊपर रिलाई करते हैं कि ये हमें बताएं। हालांकि जैसे आपने हज़रत खतीजा की मिसाल दी, तो हमें भी पता है कि रिश्ता तो हुज़ूर को हज़रत खतीजा ने भिजवाया था। तो हम क्या कहते हैं, लड़की से पूछेंगे, और उनका एज डिफरेंस भी हमें पता है, एज डिफरेंस। तो ये तमाम बातें हम हमने अपने मज़हब को एक कूजे में बंद करा है। हमने अपने मज़हब को बड़ा नैरो कर दिया है, बहुत रिस्ट्रिक्टिव कर दिया है। तो ये जब तक हम खुद एफर्ट करके खुद अपने मज़हब के करीब जाकर उसको समझेंगे नहीं, उसकी मुख्तलिफ़ शिक़ें, अब जब हम फैमिली लॉज डिस्कस करते हैं या हमने बातें करी इनहेरिटेंस लॉ, दिल से तो मैंने एक लफ्ज़ नहीं कहा, बाहर से भी नहीं कहा, मैंने तो कुरान शरीफ से बोला था। बिल्कुल। तो लेकिन आप पढ़े तो पता चलेगा ना, अभी पढ़े बग़ैर हम कहते नहीं हमें कोई ना घोंट के पिला दे। अब अगर कोई बिल्कुल एक गलत किस्म की इंटरप्रिटेशन दे रहा है तो हम लोग कहेंगे कि भाई फ़लाँ शख्स ने ये कह दिया, हम खुद क्यों नहीं पढ़ते। इसकी एक बड़ी वजह क्या है, हमारे माशरे में हम कितने लोग हैं, अभी मैं फिर स्टीरियोटाइपिंग की बात कर रही हूँ, थोड़ा सा ज़रा एक फ़र्क पैराहे में, बट इट इज़ नॉनदलेस स्टीरियोटाइपिंग। कितने लोग अपनी मर्ज़ी से तालीम के शोबे में जाते हैं? बहुत कम। वो ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो कहीं फिट इन नहीं हुए होते, नहीं हो रहे होते तो चलो अच्छा टीचर ही पढ़ा ही लेंगे। हाँ। अच्छा, अब उसके बाद से ये हम में से कितने लोग हैं जो ये कहेंगे, मैं कहूँगी, आप कहेंगी, मेरा बेटा जाके मस्जिद का मौलवी बन जाए? बहुत कम। नहीं कहेंगे, बहुत कम, क्या कोई नहीं कहेगा? हाँ। तो मैं सिवाय वो फैमिलीज जो ऑलरेडी इस तरह के मतलब जो मजबूर हैं, वो बच्चों को वहाँ भेजती हैं, जो बहुत सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड, उसकी वजह क्या है? तो जब ये लोग अपनी, ये नहीं है कि जानबूझ के कोई भी कुछ गलत करता है, मगर हर शख्स अपने तरीक़े से इंटरप्रिटेशन लाता है। बाज़ औक़ात वो इंटरप्रिटेशन गलत भी होती है, वैसी नहीं होती है जो हम सुनते आए हैं, ऐसा नहीं होता है। और मैं हैरान हो जाती हूँ कि पढ़े लिखे लोग भी बाज़ औक़ात मुझसे कहते नहीं ये तो यूँ है, और मैं उनका मुंह देखती हूँ कि लेकिन इस्लाम के हिसाब से तो ऐसा नहीं है। अगर आप फैमिली लॉ और उन इस्लाम बात से बात करें, तो ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हमारे यहाँ है, और हमारी अपनी मज़हब से दूरी कि फ़लाँ ने हमें ये कह दिया, हमें ख़ुद बढ़ के अपने मज़हब को ओन करना चाहिए। अच्छा, एक तो हो गया कि जी मज़हब से दूरी, दूसरा कहीं ना कहीं इस पे भी आप बताइएगा कि मीडिया का जो रोल है वो आपको इसमें कैसा नज़र आता है? क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्टली जो वर्किंग वुमेंस का जो एक तो दिखाई बहुत कम जाती हैं, वो कोई बहुत एलीट क्लास से दिखा दी, लेकिन जो उनका इमेज पोर्ट्रे किया जाता है, तो मेरा ख्याल है कि उसकी वजह से भी सोसाइटी जो है वो थोड़ा सा हेजिटेट करती है कि शायद उन्होंने लड़कियों को पढ़ा दिया या उन्होंने कोई काम शुरू कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस बिल्कुल ये ड्रामाज आप देखें, हम लोग जो ज़्यादातर देखते हैं, दे आर बिल्ट अराउंड, क्या मैं कहूँ, आंटीज़ जो सिर्फ घर में या तो बहुओं के मसाइल में, या इधर इसको काटो उससे सियासत करो, या बेटी आ गई तो उनकी ज़िंदगियों में इंटरफेयर करना, और एक अजीब व गरीब सा माहौल, और वो खाना क्या पक रहा है, और वो एक अजीब किस्म की घरेलू सी सियासत को बहुत ग्लोरीफाई करके पेश किया जाता है। अगर हम कोई नॉर्मल वर्किंग वुमन दिखाते हैं तो वो नॉर्मली, जैसे आपने कहा, एक हाई क्लास सोसाइटी का, और वहाँ उस औरत में हम नॉर्मली इतनी एरोगेंस दिखाएंगे एटीट्यूड में कि देखा, लुक, इस तरह हो जाती है। तो ये डिपिक्शन, प्रोजेक्शन,
ये फर्दर जिसको कहते हैं ना रीइंफोर्स करती है वो स्टीरियोटाइपिंग। बहुत सालों पहले एक ड्रामा आया था, मुझे कभी नहीं भूला, बहुत लाजवाब मिनी सीरियल था, पता नहीं क्या और मेहरुन्निसा, 2 लड़कियां थीं, एक बच्ची एडॉप्टेड थी और ये लड़की कॉन्वेंट ब्रेड थी। और नॉर्मली, और वो उर्दू मीडियम की पढ़ी हुई, तो अमूमन हम लोग देखते हैं कि जो प्रोजेक्शन बहुत उस ज़माने में ज़रा दिखाई जाती थी, अब भी है कि ज़रा जो बहुत अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल की होती हैं बच्चियाँ, उनके दिमाग पड़े, वो बिगड़ी हुई सी इस तरह से। उस स्टीरियोटाइप को उसने तोड़ा कि नहीं, वो बहुत जेन्युइन औरत थी। अच्छा। बहुत लविंग, वेरी केयरिंग और बहुत ख्याल करने वाली, और बड़ा खूबसूरत वो ड्रामा सीरियल था। तो ये स्टीरियोटाइपिंग मीडिया एक बड़ा किरदार अदा कर सकता है कि जब वो कोई प्रोग्राम्स करें, कोई ड्रामा करें, कोई एंटरटेनमेंट तो इतना पावरफुल हथियार है मीडिया के पास कि उसमें वो एक एंटरटेन भी कर रहे हैं और कहानी में आप मैसेज भी दे जाते हैं। मैसेज भी दे जाते हैं और उसके बाद जो उन किरदारों से जो है वो आगे चीज़ें निकल के आती हैं। तो ये एक वैसे तो एक सोशल इशू है, लेकिन आप इसको कानून के तौर पे किस तरह से देखती हैं? देखिए, इसके ऊपर कोई कानून ऐसा, मैंने पहले बताया था, आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तो ये कहता है कि मर्द और औरत के दरमियान कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ये तो वाज़िया है। लेकिन ये जो आप बात कर रही हैं ये लीगल नहीं है, ये कल्चरल है। अब उस कल्चरल को तोड़ने के लिए स्टीरियोटाइप को हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस, एजुकेशन, ख़ुसूसन मर्दों की, क्योंकि हमारे यहाँ मर्द घर का सरबराह होता है, सरबराह होता है ना ज़्यादातर, ख़ासकर लोअर इनकम ग्रुप्स में, और इधर सारे जो फैसले होते हैं, ज़्यादातर मैं बात कर रही हूँ मर्दों के होते हैं। बिल्कुल। उनको इस मामले की समझ बूझ होनी बहुत ज़रूरी है। जी नाज़रीन, तो आपने मैसेज सुना यास्मीन आफ्ताब अली साहिबा का कि मर्दों को, और मैं तो ये कहूँगी कि ख़ासकर औरतों को भी, इस तरह की जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, तभी जो है वो हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं। तो क्योंकि ये ना तो हमारा कोई मजहबी इशू है ना कोई कानूनी इशू है, ये सिर्फ एक कल्चरल मसला ज़रूर है। तो जब तक हम इसको ख़ुद एड्रेस नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को ख़ुद बेहतर नहीं करेंगे और उनके बारे में कोई डिफरेंट तरह से सोचने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये मसाइल जो है वो हल नहीं हो सकते। लेकिन ये मसाइल कहीं ना कहीं हमारे आने वाले बच्चों की शख्सियतों में जो है वो बहुत से उलझाव पैदा कर सकता है। तो इस पे सोचिएगा ज़रूर, आपकी जो राय हो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। ब्रेकअप कोई मिलेगी तो फिर ही होगा ब्रेकअप। ओह माय गॉड, कौन सी गर्लफ्रेंड इनको छोड़ के चली गई है जो ये ब्रेकअप की बात कर रहे हैं। गाड़ी पे झूले नहीं देता था मैं कहता था पेट्रोल महंगा है, वो कहती थी नहीं जाना है। आ गई 200 करके, मोड़ पे दिल आ जाता है। हर मोड़ पे दिल आ जाता है, फिर ब्रेकअप भी हो जाता है, फिर आप दिल लगा के रोने बैठ जाते हैं। हाँ, अगर लड़के के पास पैसा हो, वो चाहे काला भी हो तो उसको कहता है चॉकलेट बॉय, ठीक है। दोस्त ऐसे है ना, वो मुझे अकेला नहीं देख सकते। कि भाई बच्चों के भी नए नए शशके हैं, नए नए मज़े हैं। 6 महीने एक के साथ, अगले 7वें महीने किसी और के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना और आप देख रहे हैं बागी टीवी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग एक बार फिर से रैंडम लोगों से बात करने जा रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि अभी तक स्टूडेंट्स के, मतलब यूथ के बच्चों के कितने ब्रेकअप हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक लड़का बहुत उदास फिर से बैठा हुआ है। लास्ट टाइम जैसे ऑडिटोरियम के बाहर एक बहुत उदास सा लड़का बैठा हुआ था, तो इनसे पूछते हैं क्या इनका ब्रेकअप हुआ है जो इतना ये अफसरदा से बैठे हुए हैं। तो चलते हैं इनके पास बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। तो इतना ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बस जैसे बंदे की होती है वॉइस वैसे ही बोलना है बंदे ने। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? मैं तो यूसीपी में पढ़ता हूँ, फूड साइंस कर रहा हूँ। अच्छा, फूड साइंस कर रहे हैं। तो आप इतने अफसरदा से क्यों बैठे? कोई ब्रेकअप हुआ आपका? ब्रेकअप कोई मिलेगी तो फिर ही होगा ब्रेकअप। ओह माय गॉड, फिर से एक स्टूडेंट का रोना है कि कोई मिली नहीं है तो ब्रेकअप कैसे होगा? अभी तक आप किसी रिलेशनशिप में नहीं गए जहाँ पे आपका ब्रेकअप हुआ हो? नहीं हुए हैं कुछ वो, लेकिन थोड़े से पर्सनल हैं, यूनिवर्सिटी के है, लेकिन मैं इसको शेयर नहीं करना चाहूँगा। तो वैसे तकरीबन 6 सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, तो काफ़ी सीनियर हो गए हैं, तो दुनियादारी का पता लग गया किस तरह के लोग हैं, किस तरह के नहीं हैं। तो
शुरू में मतलब मुश्किल हुई थी समझने में, लेकिन अब काफ़ी बेहतर है अच्छा तो समझने में। अच्छा ब्रेकअप हो चुका है, मतलब ब्रेकअप से आपने क्या सीखा? बस ब्रेकअप से यही सीखा, बस दिल ना लगाओ किसी से। दिल ना लगाओ किसी से। वक्ती तौर पे जैसे फ्रेंडशिप चलती है, सिस्टम चलता रहता है, कोई टेंशन नहीं उसमें, फ्रेंडशिप तक रहो बस। अगर हो भी जाए किसी से, लेकिन एंड तक चलता नहीं है, मतलब मेरा पर्सनल व्यू है। अच्छा आपका पर्सनल व्यू है कि एंड तक चलता नहीं है, कोई साथ नहीं देती है, बीच में ब्रेकअप हो जाता है। आपका मतलब हुआ हुआ ब्रेकअप? बस कुछ ऐसे ही समझ लें कुछ आप। ऐसे ही समझ लें, ठीक है। इसलिए आप अब सुधा से बैठे हुए हैं, इनका ब्रेकअप हुआ हुआ है। तो हो गई है ना ऐसे बैठने के। अच्छा आदत हो गई है, ठीक है। क्या नाम था आपका? मेरा नाम रेहान। रेहान, अब हाँ के लिए दुआएं कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप किसी रिलेशनशिप में जाएं तो आपका ब्रेकअप ना ही हो, क्योंकि आप बहुत ही अफसुर्दा और दिल टूटे हुए लग रहे हैं मुझे। नहीं, मैं तो ये दुआ करता हूँ मेरा किसी से हो ही ना अब। अच्छा। मैं ऐसे खुश हूँ। इतबार उठ गया। एतबार उठ गया मैं बस है। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा तो मैंने भी देखा कि यहाँ पे 3 लड़कों का एक टोला बैठा हुआ है और वो लोग आपस में ब्रेकअप की बात कर रहे थे, तो रैंडमली मुझे लगा कि इनसे बात करनी चाहिए जाके, तो मैं इनसे पूछती हूँ कि कौन सी गर्लफ्रेंड इनको छोड़ के चली गई है जो ब्रेकअप की बात कर रहे हैं। तो चलते हैं इनसे बात करने के लिए। नहीं मुझे जगह मिलेगी थोड़ी सी बैठने के लिए। अच्छा कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा आप भी ठीक है? जी मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद अली जैदी है। अच्छा और आपका क्या नाम है? नासिर मुमताज। आप भी बता दें। शेख सुभान। शेख सुभान। तो मैंने देखा अभी आप लोग ब्रेकअप की बात करते, किसका ब्रेकअप हुआ है? ब्रेकअप तो एक नॉर्मल चीज़ है, अब यूनिवर्सिटी लाइफ में तो हर मोड पे ब्रेकअप होता है, लेकिन असल में जो कटा है ना वो भाई जो बैठे हैं सुभान उनका कटा है। उनको एक लड़की ने बहुत बुरे तरीके से काट दिया। आप बाकी उनसे पूछें वो आपको बताएंगे। क्या मतलब क्या हुआ? बहुत हैवी काटा है यार, गाड़ी पे झूले नहीं देता था। मैं कहता था पेट्रोल महंगा है, वो कहती थी नहीं जाना है यार। अच्छा मैं कहता था नहीं यार नहीं, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। उसने बस छोड़ दिया। उसने छोड़ दिया, गाड़ी पे झूले नहीं दिया, उसने छोड़ दिया आपको। अच्छा ये एक ब्रेकअप स्टोरी होगी, तो मतलब क्या सच्चा प्यार नहीं था वो? क्या सच्चा प्यार नहीं था? पता नहीं, मेरी तरफ से तो था, उसकी तरफ से नहीं था। अच्छा जी, इनको झूले नहीं मिले उनकी मतलब बच्ची को झूले नहीं मिले गाड़ी पे, इसलिए उनको छोड़ दिया। आ गई 200 करके, मतलब रोज उसको कभी कैफे में लेकर जाना, कभी पिज्जा शावरमा बर्गर, और इसको तो गिनती नहीं थी। कहती थी ये तो एक बात करने का तरीका होता है, टेबल पर बैठ कर खाना शाना खाना ये तो नॉर्मल चीज़ है। तो साढ़ा शो देना था, 2 लाख रुपया लग गया यार। किस तरह इंसान नहीं सर्वाइव कर सकता यूनिवर्सिटी लाइफ में। दोस्त बनाओ बस यार, प्यार मोहब्बत कभी ज़िंदगी में ना करना, ये मेरी सजेस्ट है आने वाली नस्ल को। और यूसीपी में, ख़ासतौर यूसीपी में प्यार नहीं होता है। यूसीपी में आपको फ्रॉड ही मिलेंगी और जो भी मिलेंगी। बाकी आप भाई से भी पूछने के साथ और भी हाथ हुए हैं सुबह। अच्छा, उनका क्यों बताए जा रहे हैं, अपना भी बताए ना। वो मेरे सामने रोता रहता है, मैंने कभी दिल लगाया ही नहीं है। मुझे अट्रैक्शन होती है थोड़े टाइम के लिए, बस खत्म, ठीक है, क्योंकि पहले हो चुका है ऐसा। वो भाई बताता है, एक्सपीरियंस आता है कि नहीं यार ये काम नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ से इंसान खुद को मुश्किलात में डालता है। ये बेसिक पर्पज़ है हमारा मामलात का। 2 मिनट बाद 4 मिनट बाद हमें जलजला महसूस होता है, इसके बाद वो तो फिर ज़िंदगी है हमारी, गुजर जाती है। क्या कहना चाह रहे हैं? मोड़ पे दिल आ जाता है, हर मोड़ पे दिल आ जाता है, फिर ब्रेकअप भी हो जाता है, फिर आप दिल लगा के रोने बैठ जाते हैं। हाँ फिर अगली भी ढूंढ लेते हैं। बॉल भी है। अच्छा जी, बहुत और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? नहीं अभी एज इट तो नहीं आ रहा है जहन में, लेकिन बातें होती हैं, लेकिन जो था आपको बता दिया। बाकी थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप तीनों से बात करके, थैंक यू। तैमूर अहमद है, इनसे बात करते हैं। तैमूर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। क्या करते हैं आप? मैं यूसीपी में स्टडी करता हूँ और फूड साइंस कर रहा हूँ मैं यूसीपी से। फूड साइंस कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइएगा आपका कभी ब्रेकअप हुआ है? हाँ जी, ब्रेकअप हुआ है, बड़ी बार हुआ है। पहली बार तो मेरा स्कूल में हुआ था। ठीक, कौन सी क्लास में? आई थिंक 7th क्लास थी। इतने छोटे होते ही आपने कारनामे शुरू कर दिए? से मैंने शुरू कर दिए थे कारनामे। तो दूसरी बार जो मेरा हुआ था वो मेरे रिलेटिव थी तकरीबन, ठीक है, तो वो आई थिंक था 10th मैट्रिक में हुआ था। उसके बाद अभी फिर चल रहा है, मतलब वो क्या कहते हैं, लव यार चल रहा है, ठीक है, लेकिन अभी ब्रेकअप नहीं हुआ। उम्मीद है हो जाएगा। नहीं उम्मीद तो नहीं है, लेकिन क्या कह सकते हैं आप, अगले की मर्जी, मतलब जी। तो आप बड़ा प्राउड फील करके बता रहे हैं कि मेरे इतने ब्रेकअप हो गए। वैसे जो हुआ सच बात है, वो बतानी चाहिए, छुपाने से क्या होगा। अच्छा आपको क्या लगता है कि लड़कियां ज़्यादा ब्रेकअप करती हैं या लड़के ब्रेकअप करते हैं? लड़के
मेरे ख्याल में तो जो लड़कियां होती हैं ना, वो कुछ ये नहीं कह सकते कि सारी लड़कियां मतलब गलत होती हैं, ये कुछ होती हैं कि वो मतलब कुछ होती हैं कि पैसे की पीछे, जिसके पास पैसा देखा लड़के के पास अच्छा है, ठीक है, तो वो कहते हैं ना, जिस तरह के अगर लड़के के पास पैसा हो, वो चाहे काला भी हो तो उसको कहता है चॉकलेट बॉय, ठीक है, और लड़का अगर मतलब लड़की अगर लड़का काला ना सफ़ेद हो, उसके पास पैसा ना हो, ठीक है, तो कहता है कि नहीं जी हमें ये पसंद नहीं है, ये पसंद, जैसा आजकल चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह लड़कियों की जो रेशियो है ब्रेकअप की वो ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, नखरे ज़्यादा कौन करता है, लड़कियां नखरे करती हैं या लड़के नखरे करते हैं? नखरे ज़्यादा लड़कियां ही करती हैं, लड़के को कौन से नखरे होते हैं, उन्होंने तो 5 मिनट में तैयार हो जाना होता है, लड़कियों के घंटे घंटे मेकअप के, कभी किस चीज़ पे कभी किस चीज़ पे। ठीक है, तो मतलब अभी आपका प्रोसेस में चल रहा है काम, और हम उम्मीद करते हैं ब्रेकअप ना ही हो आपका, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद शायद वो ब्रेकअप कर ले आपसे, फिर क्या करेंगे? चले देखिए फिर किस्मत, देखिए क्या होता है। ठीक है तैमूर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद, क्या करते हैं आप? वेला। पहले ये भी ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका कभी ब्रेकअप हुआ है? बहुत बार हुआ। बहुत बार हुआ है, कैसा लगा ब्रेकअप के बाद? पहले तो थोड़ा सा सैड हुआ था, लेकिन जब वक्त गुजर गया, नई नई आती गई, फिर सब रिलैक्स हो। मतलब साथ साथ ही नहीं आती कि एक ब्रेकअप हुआ साथ ही दूसरी आ गई? दोस्त ऐसे है ना, वो मुझे अकेला नहीं देख सकते। तो मतलब दोस्त ये नहीं कहते कि तुम उसको ज़्यादा टाइम दे रहे हो, हमें टाइम नहीं दे रहा, इस तरह का कोई सीन? नहीं, क्योंकि उनकी अपनी पत्नी होती है ना, तो इस वजह से वो कह ही नहीं सकते। अच्छा, ये भी ठीक है। तो अभी कितना ब्रेकअप हुआ आपका रिसेंटली, लास्ट टाइम? ये मेरे ख्याल में 14th है। 14th ब्रेकअप है? अच्छा, मतलब साथ गिन के रखते हैं? अभी 1 वीक पहले ही हुआ है, और अभी फर्स्ट सेमेस्टर की फिर आ गई है। फर्स्ट सेमेस्टर की फिर आ गई है, नए बच्चे फंसा लिया। कितना टाइम चलता है आपका एक रिलेशनशिप? वो डिपेंड करता है मेरे पे, कभी कभी लड़की पे। अच्छा, आप पे कैसे डिपेंड करता है? मेरे ख्याल में 6 मंथ चला बस 6 मंथ, उसके बाद नहीं चाहिए। ठीक है भाई, बच्चों के भी नए नए शशके हैं, नए नए मज़े हैं। 6 महीने एक के साथ, अगले 7वें महीने किसी और के साथ। ठीक है, क्या नाम था आपका? जुनैद। जुनैद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग फिर से अच्छा लगा होगा, और हमारे इस व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। दो दोस्त एक ऐसे थे कि वो इंजेक्शन डोज लगाते थे। एक दिन एक दोस्त ने बोला मुझे कि आप थोड़ी सी स्नेक लगा कर देखो। स्नेक लगाई, मुझे उसने मज़ा दिया, बस उस मज़े को लेते 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 मैं बस इस दलदल में फंस गया। दिन में 24 घंटे है ना, तो शायद 20 घंटे मैं रोता हूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ, कितनी को तकलीफ मैं बर्दाश्त करूँगा। मैं किसी बंदे ने मेरे से देख लिया कि ये पानी पीने लगा, उसने मेरे हाथ से गिलास छीन लिया पानी का। क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सीने में आज भी कुरान पाक है। ये ऐसा नशा है, गंदी जगह पर बैठकर होता है, इंसान को ऐसा जलील करवा देता है कि उसको बहन भाई, माँ बाप, रिश्तेदार, वो सब उससे नफरत करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं फैज़ सुक्ताई। नाज़रीन, हमारे मुआशरे के अंदर जो नशा और अशिया का इस्तेमाल इस कदर बढ़ता जा रहा है कि उसका अगर आप ग्राफ उठा के देखें, या आप लाहौर के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर घूम के देखें, तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो कि पहले कभी नशा नहीं करते थे, लेकिन किस तरह से वो इस नशे की लत में पड़ चुके हैं, ये बात अफसोसनाक है। जो शख्स नशा करता है, अगर हमारी उससे बात हुई है तो क्या कमाल उसका IQ लेवल या क्या कमाल उसकी गुफ्तगू हुआ करती है। तो इस वक्त मेरे साथ ये भाई मौजूद हैं, ये हाफ़िज़ कुरान है और ये यहाँ पर नशा करते हैं, और लाजमी तौर पर इनको देख के बड़ा दुख भी हुआ है कि एक जो हाफ़िज़ कुरान है हमारे माशरे में एक वैसे ही उसकी बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है, लेकिन फिर ऐसा शख्स नशे की तरफ क्यों आ गया, आखिर इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हो सकते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। जी हाफ़िज़ साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद है। आप साहब कहाँ से आपका ताल्लुक है? थोड़ा बुलंद आवाज़ से बोले। मेरा ताल्लुक ज़िला सियालकोट से है। अच्छा, ठीक है, और मैं इधर ही रह रहा हूँ तकरीबन 2-3 माह से। चला गया था वापस, ईद के तीसरे दिन गया हूँ, और कुदरती बात है कि कल ही आया हूँ वापस। क्या आप नशा कौन सा, कैसे आपको क्या वजह हुई नशा लगा आपको? नशा बस दोस्तों की गैदरिंग में बैठता था, 2 दोस्त एक ऐसे थे कि वो इंजेक्शन डोज लगाते थे। मैं बड़ा मुतासिर हुआ था, मैं कभी उनके साथ नशा नहीं था करता। एक दिन एक दोस्त ने बोला मुझे कि आप थोड़ी सी स्नेक लगा कर देखो। मुझे डोज से बहुत नफ़रत है, बहुत ज़्यादा नफ़रत है मुझे, लेकिन अब मैंने स्नेक लगाई, मुझे उसने मज़ा दिया,
बस उस मज़े को लेते 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 मैं बस इस दलदल में फंस गया हूँ। काम क्या करते थे आप? मेरी दुकान थी कराकरी की। अच्छा, सियालकोट शहर में? सियालकोट सिटी में, मेन तहसील बाज़ार में। अच्छा, तो वहाँ किस किस्म का आपका काम कारोबार था? मेरा काम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना था कि मैं पैसों का जो शापर मेरी सेल का था ना, मेरी छोटी सी दुकान थी, मैं अपनी जो कुर्सी रखी होती थी ना जिस पे मैं बैठता था, मेरे पास जेब में जगह नहीं थी होती तो मैं कुर्सी के ऊपर रख के ना पैसे नीचे रख के तो वो ऊपर बैठ जाता था। अच्छा, इतना मेरा काम था। बाकी मेरे वालिद साहब, मेरे बाकी भाई, मेरे चाचे, मेरे ताए सब वो है वो कारोबारी हैं, सब की दुकानें हैं, सब अपना अपना कारोबार कर रहे हैं। आफिस साहब अफसोस नहीं होता आपको कि आप एक अच्छी ज़िंदगी से इस तरफ आ गए हैं? साहब मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर दिन में 24 घंटे हैं ना तो शायद 20 घंटे में रोता हूँ कि मैं अपनी इस ज़िंदगी से कितना तंग हूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ, इंसानी जान है, तकलीफ़ कितनी को तकलीफ़ मैं बर्दाश्त करूँगा। नहीं तो ये जो आपके वालिदैन, जारी बात है, वो हयात है? मेरे वालिद साहब भी हयात है, मेरी वालदा भी हयात है, उनके दिल पे लेकिन कुछ ना मेरे थोड़ा सा काम ये था कि मैं जब कारोबार करता था मैं थोड़ा सा डिफ़ाल्टर हो गया हूँ। डिफ़ाल्टर हुआ हूँ तो तब वो जो लोग पैसे लेने वाले थे मेरे घर के दरवाजे पर आते थे, वो मेरे चचा की वजह से ना मेरे बाप ने मुझे आग कर दिया, जिसकी वजह से साहब मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे बड़ों को कोई इज्जत। हाँ, गलत मैं ही हूँ। अच्छा, मुझे बताया आपने हिफ्ज़ कहाँ से किया था? मैंने सियालकोट जामिया नुमानिया से किया है। अच्छा, जाने मैंने आपको हिफ्ज़ अभी भी याद है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सीने में आज भी कुरान पाक है। अच्छा, तो कोई सूरह कोई जी मैं क्यों नहीं सुनाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अब आपके सीने में कुरान भी है और आप इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या दिल नहीं चाहता कि छोड़ दूं या छोड़ नहीं सकते? क्या साहब मुझे थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। मैं अगर आप कहते हो ना छोड़ने के लिए, मैं इन्हीं पैरों पे, इन्हीं कदमों पे आपके साथ जाने को तैयार हूँ। मुझे किसी भी हॉस्पिटल में आप एडमिट करवा दो। कौन कौन सा नशा करते हैं आप? मैं सर सिर्फ स्नेक करता हूँ वाइट की। अच्छा, और मैं कोई नशा नहीं करता। तो क्या आप समझते हैं कि आप इसको छोड़ देंगे? जी सर, ये जो दिन है ना, इस वक्त ये जो दिन है, इन दिनों में छूट सकता है। क्या कहना चाहेंगे जो माशरे के अंदर नौजवान? मैं तो सर माशरे के अंदर नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि ये थोड़ी देर का मज़ा ज़रूर है, लेकिन इससे बड़ी ज़लालत नहीं है। ये ऐसा नशा है, गंदी जगह पर बैठकर होता है, इंसान को ऐसा जलील करवा देता है कि उसको बहन भाई, माँ बाप, रिश्तेदार, यार दोस्त, जितनी भी उसकी गैदरिंग है ना, वो सब उससे नफ़रत करेगी, उससे प्यार की नज़र नहीं करेगी। हमें सिर्फ प्यार की नज़र चाहिए। मैं कल की बात है, एक बंदे को मैंने बोला यार एक गिलास पानी का देना, मैं पानी पीने लगा हूँ, दूसरे किसी बंदे ने मेरे से देख लिया कि ये पानी पीने लगा, उसने मेरे हाथ से गिलास छीन लिया पानी का। क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? सिर्फ क्या बात है, चल तू नशई है, चलो उधर जाकर पानी पी। बताएं कोई अच्छे दिनों का वाक़या आपको याद हो, जब आपके पास बड़ा अच्छा दौर था सर। और फिर वही लोग या वही जब आपके दोस्त सामने आए तो उन्होंने आपके साथ बुरा सलूक किया हो, यानी कि अच्छा और उन्हीं लोगों ने बुरा सलूक किया हो, कोई ऐसा वाक़या सुनाएं? सर 2019 जब चढ़ा था ना, तब मेरी समझने के बर्बादी के दिन शुरू हो गए थे। अच्छा, इससे पहले मैं ऐसे था कि मेरे कपड़े, मेरा लिबास, मेरा जूता, मेरा खाना पीना, मेरी उठनी बैठनी एक अजीब थी, एक है ही ज़िंदगी मेरी अलग थी। ईद का तीसरा चौथा दिन था, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, बहुत क्लोजली, कि जिसके साथ मैं उसकी फैमिली में अपनी फैमिली के साथ जाकर बैठता था, वो मुझे ईद के चौथे पाँचवें दिन मिला है। बस उसने मेरे से सलाम ली है, मिला, लेकिन ना वो बात नहीं, वो जो बात होती थी ना,
वो नहीं रही। यानी कि आपके दिल में सबसे जो बुरी चीज़ आपको जो लगी वो पहले यही लगी कि एक दोस्त मुझे बड़ी अच्छी तरह मिलता था जी, और जब मैंने नशा शुरू किया तो फिर वो यानी दोस्तों को क्या कहना है साहब, अपने ही गिराते हैं नशे मन पर गिजलियाँ। 12 साल मैंने जिस औरत से प्यार किया मैंने उससे शादी की है। 12 साल मैंने उसको इतना खिलाया, उसके माँ बाप को उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, उसके माँ के घर में, अपने नहीं उसकी माँ के घर में। मेरे बाप को भी पता है, मेरे बाप ने भी यही बात बोली है। छोड़ दिया उसने। कितने बच्चे थे आपको? मेरी उसमें से औलाद नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी बड़ी साली से बेटी ली थी। 6 साल मैं इस बच्ची की परवरिश की है, लेकिन ऐसे किया कि बेटों की भी ऐसी परवरिश नहीं करते। मैं कहता था ये मेरा बेटा है। आज आपको अपनी ज़िंदगी में जो इस वक्त गुजरी कितना पछतावा है उस पर? सर 120%, 100 भी नहीं, 120%। सिर्फ मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करता हूँ कि मालिक मेरे सर पे जो थोड़ा सा कर्ज है मुझे किसी तरीके से इस नॉर्मल ज़िंदगी में ला दे, मुझे सिर्फ ज़िंदगी में एक मौका दे दे। मैं थूक दूंगा इस चीज़ के ऊपर, मैं कभी इसके पास नहीं आऊँगा। जिस तरह के ये जो हादसा मेरे साथ बैठे हुए हैं, नशा करने के बावजूद उनके सीने में अभी भी कुरान महफूज है और बाशऊर इंसान है और इनके सर पे थोड़ा सा कर्ज भी है। और क्योंकि ये हदीस भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कर्ज अगर किसी शहीद के ज़िम्मे भी है तो वो भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक उसका कर्ज अदा नहीं किया जाएगा। तो इनकी ज़िंदगी के अंदर भी सबसे बड़ा भी गम यही है कि इनके सर पे जो कर्ज है, और वो ये अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको एक मौका और दे दे तो वो अपना कर्ज उदा कर अपने अल्लाह के पास अल्लाह के हजूर सच्चे दिल से पेश हो सके। नाज़रीन, मज़ीद बागी टीवी को देखने के लिए, मज़ीद अच्छी वीडियो को देखने के लिए बागी टीवी देखते रहिए। तो अभी करते थे, अभी साथ बैठे हुए थे, महमूद खान भी साथ बैठे हुए थे। अभी क्यों नहीं किया? वो जो इनकी चॉइस ऑफ सीट्स है ना, 40 सीटें जो ये मांगना चाह रहे हैं, उनमें से ठेंगा मिलना कि इमरान खान ने आज अपने इर्द गिर्द जो है ना अपने काफ़ी केसेस और खुलवा लिए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना से आज मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने मुझे एक बात तो बिल्कुल कही। और अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ महविश तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब ने आज खिताब किया और आखिरकार उन्होंने असम्बलियां तहलील करने का ऐलान कर दिया। ऐलान तो बहुत पहले कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने मुबश्शिर साहब फाइनली कह दिया है कि फ्राइडे को असम्बलियां तहलील हो रही हैं। पंजाब भी, खैबर पख्तूनख्वा भी, विफाक भी। आप कह रहे थे कि असम्बलियां तहलील नहीं होंगी, लेकिन खान साहब तो कर रहे हैं तहलील और परवेज इलाही साहब भी उनके साथ हैं। तो अभी करते थे, अभी साथ बैठे हुए थे, महमूद खान भी साथ बैठे हुए थे। अभी क्यों नहीं किया? कल छुट्टी करते हैं तो पीर को कर देते, पीर को कर देते, मंगल को कर देते। अभी उनको ये खबर आई थी जो थोड़ी देर पहले तक इनकी मुशावरत चल रही थी कि राना मशहूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के काफी अरकान लेके गवर्नर पंजाब के पास चले गए हैं तहरीक अदम एतमाद की कॉपी लेकर। तो इमरान खान हत्तुल इम्कान ये उनकी कोशिश है कि वो फंस गए थे, बंद गली में आ गए थे कि उनको ऐलान तो कुछ ना कुछ तो करना था। तो उन्होंने ऐसा ऐसा करते हैं कि यार यहाँ पे गवर्नर राज लग जाए, यार यहाँ पे अदम एतमाद आ जाए, कुछ हो जाए। आपने परवेज इलाही की बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी? वो बेचारे कितने फ्यूज होके बैठे हुए थे वहां पे। तो बिल्कुल ही उनका तो लग रहा था कि उन्होंने ये तो कहा ना कि खान की अमानत थी पंजाब असेंबली। जी, वो अब जब खान नहीं माना उनकी बात, अब उन्होंने यही कहना ना कि खान साहब की अमानत थी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश कर ली कि पीडीएम उनको अपना उम्मीदवार बना ले। तो पीडीएम ने उनको अपना उम्मीदवार नहीं बनाया और उन्होंने इनकार कर दिया। तो अब परवेज इलाही के पास, बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं, अब बैठ के सीट नेगोशिएशन करें इमरान खान के साथ। और आज आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर इलेक्शन होता है तो परवेज इलाही को अपनी वो जो इनकी चॉइस ऑफ सीट्स है ना, 40 सीटें जो ये मांगना चाह रहे हैं, उनमें से ठेंगा मिलना है। पहली बात, इमरान खान का एक क्रेडिट है माविश, बहुत बड़ा क्रेडिट है, और वो आपको पता होना चाहिए कि पुराने मंजन को नई पैकिंग में इससे अच्छा कोई नहीं बेचता। पूरे मुल्क को उसने ज़हनी तौर पे मफलूज करके 3000 लोगों का मजमा सामने बिठाकर उसने जो है ना वो कर लिया कि जनाब 1 घंटा सबको स्क्रीन से लगा के रखा। आप क्यों लिबर्टी चौक का इंतखाब किया था? क्योंकि लिबर्टी चौक पे इसको खुद ही चौक होता है रात को 7 बजे 8 बजे। तो वहाँ पे 3000 2000 लोग भी आ जाएं तो बाकी सारे कैद हो गए, तो चलो ठीक है, एक मजमा लग रहा है। पिंडी का भी आपने देख लिया, 100-150 बंदा था शायद, इस्लामाबाद में भी इतने ही थे।
तो खान साहब को एहसास हो रहा है कि उनकी जो है ना इश्यूज काफ़ी हो गए उनकी पार्टी के अंदर। और आप ये देखें कि आज की पर्सनल जो थे उनके जलसों से मिसिंग थे। ना शेख रशीद थे, ना सद उमर थे, ना फवाद चौधरी, ना शिबली फराज, ना फैसल जावेद, ये सारे लोग मिसिंग थे वहां पे। और ये भी नहीं है किसी जो लोग थे परवेज इलाही साहब और मैं कह रहा हूँ कि किसी जलसे में नहीं थे ये, आपको किसी जलसे में नजर नहीं आए होंगे, ना लोगों को गरमा रहे थे, ना कोई ऐसी बातें कर रहे थे। और इमरान खान की जो आज स्पीच थी बेसिकली वो अपनी तरफ से उसका एक अब आप ये देखें, चले मैं आपको एक और बात बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग। आपको मैं चाहूंगा कि अगर हमारे प्रोड्यूसर जो है ना इसमें वो पुरानी एक क्लिप निकाल के लगा दें बीच में कहीं ना कहीं, कि जिसमें इमरान खान ने इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हर वजीर आजम का फोन टैप होना चाहिए। जो आदमी गलत नहीं करता उसको क्या डर है कि उसका फोन क्यों टैप हो रहा है। एक आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो अब जो मैं करता हूं, जो मैं टेलीफोन करता हूं, जो भी मुझे कांटेक्ट करता है, सब कुछ आईएसआई को पता होता है, आईबी को भी पता होता है, आईएसआई को भी पता होता है। देखो मंसूर, ये याद रखो, आज डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडन हो, ये जो करेंगे सीआई को पता होगा, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना होता है ना उन्होंने। आज वो कह रहे हैं कि मेरा प्राइवेट लाइन जो है वो टैप हो रही है, ठीक है ना। अब लेकिन इसका मतलब है कि जो बुशरा बीबी की फोन कॉल्स वगैरह थी उससे उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने आज वो सारा मान लिया कि वो फोन कॉल्स असली थी, उन्होंने मान लिया तोशा खाना असली था, उन्होंने मान लिया कि मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जो कह रहा था साजिश करने का और झूठ बोलने का और झूठे बयानिया का साइफर के ऊपर, वो सारा कुछ सही था। और बस मेरी ये एजेंसियों ने मेरे अपना फोन क्यों सुना दिए लोगों को और लीक कर दिए, ये कर दिए। सो बेसिकली आज खान ने ना सिर्फ अपने मुखालफीन के ऊपर वाइट पेपर दिया, लेकिन एक्चुअली उसने अपने ऊपर वाइट पेपर दिया। और ये मैं आपको बताऊं, और इमरान खान को जल्दी जो नजर आ रही है ना इलेक्शंस की, वो अब मुझे एक ही चीज की नजर आ रही है और उसका कोई रीजन नहीं है। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है कि जनाब किसी तरह इलेक्शंस हो जाएं जल्द अज जल्द, तो हमारे ऊपर जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे या रुक जाएंगे या तावील में पड़ जाएंगे या उनमें डिले आ जाएगी और हमें फिर कोई उसका ना पूछे और उसको लगता है कि हम मेजॉरिटी लेके वापस आ जाएंगे, तो हमारे ऊपर केसेस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। ये आज की कार्रवाई का मैं आपको इन अ नटशेल बता रहा हूँ। तो वाकई ऐसा हो जाएगा जैसा वो सोच रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि बात यह है कि ये टेप बॉल का तो मैच हो नहीं रहा और अपनी मर्जी के एम्पायर नहीं है खान साहब के। फिर देखें जिस तरह की वो बातें करना चाह रहे हैं कि जी मरियम नवाज ने कहा या राना सनाउल्लाह ने कहा या फलां ने कहा कि जी एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, तो सही था, बिल्कुल सही बात है। आप उसकी वजह यह है कि आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की आप वो रिकॉर्डिंग निकाल के देखें जिसने उन्होंने कहा कि हमें फ़ोन आया था यहाँ आने के लिए। उनका किसका फ़ोन आया? तो उनका जिनका आता है उन्होंने हमें यहाँ पे बुलवाया था। तो इस बात का मतलब ये है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और एस्टेब्लिशमेंट साइड नहीं ले रही उनकी, तो फिर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगा। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट साइड ले रही है तो फिर नहीं होगा कामयाब इसमें। और यू डोंट नीड टू बी अ रॉकेट साइंटिस्ट टू फिगर इट आउट। तो वो कहते हैं कि जी जनरल बाजवा ने मुझे कहा कि हमारे बंदों पे फाइलें हैं। भाई फाइलें तो फिर और कौन बनाएगा? क्यों नहीं बनेगी फाइलें? अपना आपने ये नहीं किया कि आपके बंदों की जिनकी फाइलें थी, जिनकी करप्शन का आपको पता चल गया, जिनका सबूत आपको दिया गया, आपने उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया। आपने कहा कि मैं बस इस आदमी की बुराई करूं, इस आदमी की बुराई करूं क्योंकि ये अब मुझे जवाब नहीं दे सकता। 2 साल की इसके ऊपर पाबंदी है कि 2 साल तक ये बात नहीं कर सकता, सरकारी नौकरी छोड़ के अपनी किसी जमात में नहीं आ सकता, मुझे अपना ये यानी मेरी तरह गालम गलोच नहीं कर सकता, तो अब मैं इसी के ऊपर रेड करता रहूं सारा कुछ ये वो। तो बेसिकली तो व्हाइट पेपर तो इमरान खान ने अपने ऊपर दिया। बाजवा साहब के बारे में तो वो पहले भी बात कर रहे थे ना जिस वक्त। जरूरत नहीं है उनको, जरूरत नहीं है। ये तो बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने वाले ये थे। अगर ऐसी बात थी तो इन्होंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन क्यों दी थी? दूसरा, इन्होंने महीना पहले क्यों बाजवा साहब को जाके कहा था कि नहीं आप दोबारा एक्सटेंशन ले लें, आप हमें ले आए, इलेक्शन करवा दें, ये कर दें, वो कर दें। आरिफ अलवी के थ्रू क्यों मिन्नतें कर रहे थे, क्यों मुलाकातें कर रहे थे? ये तो सबको पता है कि उन्होंने की। और लोगों को क्यों बीच में इन्वॉल्व किया था? 4 लोगों को छोड़ा हुआ था। गेट नंबर 4 से वो जाके कोशिश करते थे कि राब्ता करने की और मुलाकातें कराने की। खुद शेख रशीद ने कहा कि जी अब हमारे लिए वो गेट बंद हो गया है, अब हम नहीं जा सक रहे अंदर। यानी ये तो उन्होंने बंद किए गेट, आप तो उसमें एंटर होने के लिए आप तो बेताब रहे थे, आप तो बाहर खड़े रहे थे। सो महविश बेसिकली आज जो इमरान खान ने तकरीर की है
वो मुझे ना हमारे ARY के हमारे जो ओनर थे ना हाजी इकबाल साहब, हमारे चेयरमैन, वो मुझे अक्सर कहते थे, वो मुझे कहते थे कि मुबशिर, जब अल्लाह ने किसी का बेड़ा कर करना होता है ना, तो उसी की बातों से करवा देता है। तो लगता ही है कि इमरान खान ने आज अपने इर्द गिर्द जो है ना, अपने काफ़ी केसेस और खुलवा लिए हैं, और ये केसेस अब उसकी जान नहीं छोड़ेंगे। और उसका पता है कि उसके खास तौर पे तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग केस, टेरियन वाइट केस, ये तो ऑलरेडी तीनों ऐसे हैं कि जिनमें उसकी नाअहली जो है ना वो दीवार के ऊपर नजर आ रही है, नविश्ता दीवार है। अब देखते हैं कि बाकी क्या होता है। तो यानी कि आपको ये लगता है कि असम्बलियां तहलील नहीं होंगी बल्कि अदम एतमाद आएगी? मुझे महविश पता नहीं, मुझे लग रहा है कि एक तो उनको ये उम्मीद है कि शायद उनकी जो पीछे बैकडोर बातचीत चल रही है उससे उनको कोई उम्मीद है कि कोई मुस्बत बातचीत हो जाएगी, और मुझे उसमें आई डोंट थिंक कि PDM जो है वो इस लेवल पे आके फिर वो करेगी। और बेसिकली देखिए, इन दो असेंबलियों को तोड़ने का नुकसान किसको है? इधर में जो खान साहब ने लफ्ज क्या यूज किया, हमारा राज है यहाँ पे, यानी वो बादशाहत यानी जता रहे हैं, कोई जमहूरियत नहीं, वो तो बादशाहत बता रहे हैं, हमारा राज है इन दोनों सूबों में। और राज की बात यह है कि अगर फर्ज करें मैं कहता हूं कि कम वोट में इलेक्शंस हैं, आपको भी पता है कि 10% तो रिजल्ट उनकी मर्जी के खिलाफ जा ही सकता है ना, 10%, मैं 100% की बात नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि जितनी भी सीटें हैं, 10% सीटें उनकी कम हो जाएंगी, और फिर उसी तनासुब से उनकी रिजर्व सीटें भी कम हो जाएंगी। तो एक्चुअली पंजाब में और KPK में इलेक्शन करवाने का नुकसान तो सिर्फ इमरान खान को है, किसी और को। और ये उनके पार्लियामेंटेरियंस को सही समझ आती है, उनको पता है ये बात। और जो वो बातें कर रही हैं कि जनाब मैंने अपने वकीलों से मशवरा कर लिया, ये हो गया वो हो गया, और ये 90 दिन के अंदर पाबंद है कराने को, खुदा ना खास्ता कल जंग शुरू हो जाती है पाकिस्तान। कौन सा इलेक्शन, केड़ा इलेक्शन? कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर डिक्लेयर हो जाती है यहाँ पे, जो क्या अब इतनी बातें हो रही हैं इसके ऊपर, काफी दिनों से बातें हो रही हैं। तो देखें, हर चीज ये कानून वो नहीं कि चट भी मेरा तो पट भी मेरा, तो यू नो हेड आई विन एंड टेल यू लूज, नो इट डजंट वर्क लाइक दैट। देयर हैज टू बी some logic, some reasoning, some sensibility somewhere. सर, वो खान साहब ने ये भी तो कहा है कि मुझे कहा गया कि एहतसाब भूल जाए, मुल्क की मईशत ठीक करना है। सही कहा गया था खान साहब? एहतसाब नहीं, इंतकाम। उन्होंने गलत लफ्ज इस्तेमाल किया, उनको कहा होगा इंतकाम भूल जाए अगर कहा होगा तो। और कि इंतकाम की आग में आप जले ना ज्यादा, और मुल्क की मईशत ठीक करने का मतलब है कि इदारों को आप अपना काम करने दें। आपने तो अगर नहीं किया होता, देखें माविश, बहुत से लोगों को हमने देखा कि इमरान खान की जाती अना की वजह से वो 9 महीने जेल में रहे। तो कई लोग ऐसे हैं, कराची में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में, पिंडी में भी। और एंड में साबित क्या हुआ उनको? प्रोसिक्यूट खुद इन्होंने शहजाद अकबर का जिक्र नहीं किया कि जो नैब के ऊपर मौसवी को, वो मौसवी जो भी नाम था उसका, ब्रॉडशीट वाला, उसको पैसे दे के कावे मौसवी, हाँ, उसको पैसे दे के आ गए थे, और उन्होंने जाके उससे कमीशन भी मांगा, ठीक है ना। फिर वो सारी बातों का जिक्र नहीं किया। आज इमरान खान बड़ी कन्वीनियंटली भूल गए। वो नहीं किया कि शुगर स्कैंडल में जो उनके अपने वुज़रा आए थे, वो नहीं किया जो दवाइयों के स्कैंडल में उनके अपने लोग आए थे। वो बुशरा बेगम जो है वो उनको जिहाद की तलकीन इसलिए करती हैं कि बुशरा बेगम को पता है खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ होता है तो बुशरा बेगम जो है वो ऑटोमेटिक हेड कर रही हैं पार्टी को। तो बुशरा बेगम को इससे अच्छा मौका कौन सा मिलेगा हेड करने का। और खान साहब अभी तक जो है वो उनको सलाम करके जा रहे हैं उनको, तो वो ठीक है, उनकी सादतमंदी है खान साहब की, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप आज सारी चीजें उन्होंने खुद खोल कर रखनी है। जितनी बातें हम पिछले 1 महीने से कर रहे थे इन वीलॉग्स में, इन इंटरव्यूज में, आज इमरान खान ने अपने ऊपर चार्जशीट खुद लगा ली। सर, खान साहब हर अपनी जो तकरीर है उसमें NRO2 का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने अपना अगला इलेक्शन NRO2 पर लड़ना है? क्या वो बयानियां बना रहे हैं इसका? बयानियां तो बना चुके हैं वो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दो बयानियां तो वो बना चुकी हैं, और उसका इस गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दे सक रही, मौसर बिल्कुल भी नहीं दे सक रही। एक तो ये कि ये मुसल्लत की गई गवर्नमेंट है और इसमें करप्ट लोग हैं। एक तो ये उनका बयानिया बड़ा मजबूत है, और दूसरा जो NRO2 है, यस, मैंने कहा ये आज जो तकरीर उन्होंने की एक्चुअली इलेक्शन की तकरीर है, प्रीएम्बल इलेक्शन की, जो उन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर अपनी लास्ट स्पीच की थी यहाँ पे रेड जोन में, वो भी इलेक्शन की तरफ जाने वाली तकरीर थी। लेकिन जिस तरह उस वक्त डिलेज हो गई उनको अब भी मुझे तो नहीं लगता
कि मुझे इलेक्शन इतनी जल्दी नजर नहीं आ रहा महावेश। लेकिन अब सर हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? हुकूमत अभी क्या कर सकती है? हुकूमत जो है नो कॉन्फिडेंस ला सकती है, केपीके में नहीं ला सकती मेरा ख्याल है, लेकिन पंजाब में आ सकता है। केपीके में उस सूरत में आ सकता है कि पीटीआई आधी से ज्यादा खुद रिवोल्ट कर जाए, और वो मुझे ये पता चला है कि वहां पे काफी क्या कहते हैं कि नॉइज है इस बात पे, देयर इज अ लॉट ऑफ डिसग्रंटल्ड एलिमेंट इन केपीके। लेकिन पंजाब में तो डेफिनेटली उन्होंने पहले आज दोपहर को अनाउंस कर दिया कि राना मशहूर की सरबराही में वो लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए 106 मेंबर से साइन करवा चुके हैं। दैट इज अ गुड इनफ मेजॉरिटी फॉर द गवर्नर टू आस्क द चीफ मिनिस्टर टू टेक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। और उसमें अगर 10 लोग भी उस दिन एब्सेंट हो गए तो परवेज इलाही साहब जो हैं वो असेंबली तो वही रहेगी, परवेज इलाही साहब नहीं रहेंगे। और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना, ये सिर्फ स्पीकर से नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर से नहीं होगा, ये स्पीकर से भी वो करवा रहे हैं और डिप्टी स्पीकर से, उसमें डिप्टी स्पीकर से भी। तो ये काफी मेजर एक डेवलपमेंट हो सकती है। आई थिंक अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं इस मुल्क में। अब वैसे सर हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ा है इस चीज का जो खान साहब ने प्रेशर तो बिल्कुल, प्रेशर क्यों नहीं होगा, प्रेशर तो बिल्कुल होगा। इत्तेहादी उनके सर चढ़कर उनसे अपनी अपनी डिमांड्स कर रहे होंगे। जिन लोगों को और उन्होंने मजीद इत्तेहादी बनाना होगा वो उनसे खुलकर डिमांड्स करेंगे। लोग अपनी अपनी मर्जी के काम करवाएंगे, लोग अपनी अपनी मर्जी की शर्तें मनवाएंगे। तो ये तो प्रेशर तो पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। चलें सर, देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। सर आपकी वजीर खजाना से मुलाकात हुई, क्या लगा आपको मईशत के हवाले से? कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है आने वाले दिनों में? मेरा ख्याल है कि वजीर खजाना से आज मेरी मुलाकात हुई है। उन्होंने मुझे एक बात तो बिल्कुल कही और बड़ी दुखी उसमें अंदाज में कही कि अगर सारे इंटरनेशनली पाकिस्तान की बुराइयां बंद कर दें तो शायद बाहर के लोग पाकिस्तान की बुराई ना करें। कि शौकत तरीन जो है वो अगर IMF को खत लिख रहा है कि पाकिस्तान को कर्जा ना दो, अगर पंजाब और KPK के फाइनेंस मिनिस्टर्स खत लिख रहे हैं कर्जा ना दो, अगर मिफ्ता इस्माइल जो है बार बार ये कह रहे हैं कि तो डिफॉल्ट होने वाला है, ब्लैक लिस्ट होने वाला है, ये उन्होंने नाम नहीं लिए लेकिन मैं आपको वैसे मैं ले रहा हूँ नाम। तो पाकिस्तान काफ़ी बेहतर उसमें है। बकौल उनके कि तकरीबन 2 महीने हमारे जो हैं वो आजमाइशी हैं, टर्मोइल में हैं, लेकिन उनका कि हम मुस्लिम कंट्री हैं, हम काफ़ी हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे वसाइल हैं, हमारे दोस्त हैं, लोग हमें हेल्प भी करना चाहते हैं, हमें उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देनी है। सो लेट्स सी क्या होता है। ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक। सर अल्लाह करे। सर आमिर लियाकत हुसैन की जो थर्ड वाइफ है दानिया शाह, उनको गिरफ्तार किया गया है FI की तरफ से। जाहिर है उनके ऊपर वीडियोस लीक करने का इल्जाम है। कल भी मैं पूछना चाह रही थी, टाइम खत्म हो गया। सर इस केस में क्या आगे होगा? क्या सबक मिलेगा? कोई कल को कोई किसी को ब्लैकमेल? मेरा ख्याल है कि अब वो बेचारा ही नहीं रहा, अब वो हमारे पास दुनिया सर वो तो नहीं रहे, लेकिन इस तरह की लेकिन उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है, बहुत जुल्म हुआ है उसके साथ। और ये मुझे तो लगता है कि एंड में उसकी बजाय मौत भी बन सकती है ये बात, इतना उसके ऊपर प्रेशर आ गया था। और दानिया ने उसके बाद भी कुछ ऐसी जुमले बोले थे या इंटरव्यूज वगैरह दिए थे कि मैं तो अभी तक उनकी बेगम हूँ, तो यानी बेसिकली उन्होंने उनकी जायदाद में हक मांगा था, शेयर मांगा था। और फिर वो वीडियो निकली सिर्फ उन्हीं के पास से थी, तो अब जवाब तो उनको देना पड़ेगा इसका। सवाल सर एक लेसन तो मिलना चाहिए ना, ताकि आने वाले दिनों में कोई ऐसी हरकत ना करे, क्योंकि ये तो कोई तरीका बस अल्लाह ताला बचाए, माफी बुरे वक्त से बचाए, मैं यही कह सकता हूँ। बिल्कुल सर, बुरे वक्त से बचाए, लेकिन मैं समझती हूँ कि ब्लैकमेलर्स को जरूर जो है एक लेसन लाजमी मिलना चाहिए, एक ऐसी मिसाल कायम होनी चाहिए। जी ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन सोशल वर्क पे काम बहुत ज़्यादा होता देखा हमने, हर जगह पे हर जो बड़े बड़े हमारे नाम हैं उन्होंने सोशल वर्क पे काम किया। इमरान खान साहब की मिसाल आपके सामने है, सोशल वर्क से किस कदर वो ऊपर आए। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं जो बड़े नाम होते हैं वो कुछ छोटे नामों को शायद दबा देते हैं, और इसी वजह से कुछ छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कंपैरेटिवली बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनको वो फंड्स जो हैं वो ख़ास महीने जैसे रमज़ान का महीना है और कुछ और मखसूस औकात होते हैं, तब उनको फ़ंड की उस तरह से फराहमी होती नहीं।
तो उनको बड़े मसाइल होते हैं। इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और कराची में ख़ास तौर पे उनका एक नाम अब वो बड़ी जल्दी उन्होंने बना लिया है, और बहुत से उनके और कारनामे। उनसे बात करेंगे। गुलनाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और GSE इनका नाम है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन का। अब इनसे पूछेंगे हम गुलनाज साहिबा से कि क्या क्या काम ये कर रहे हैं और क्या क्या तवक्कुआत हैं इनकी आम लोगों से, आपसे जो इनको फंड्स देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी जी, वो आपकी मेहरबानी कि आपने हमें टाइम दिया। जी, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये नाम कहाँ से आपने ड्राइव किया? बड़ा अच्छा नाम रखा हुआ आपने, गरीब अवाम कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। बस ये तो मैंने जो चैरिटी शुरू की थी, ये तो बगैर नाम के ही शुरू की थी। 5 साल 6 साल से हम यहाँ पे खाना खिला रहे थे सखी हसन पे ना। ठीक है। यहाँ पे सखी हसन पे एक कलंदरिया चौक है, वहाँ पे बहुत लेबर होती है। तो वो सारा दिन बैठे रहते थे, तो उनके पास पैसे भी नहीं होते थे। तो फिर हमने इसको शुरू किया, उनके लिए खाने का इंतजाम किया 5-6 साल पहले। लेकिन मैंने ना फिर वहाँ पे ना कुछ ड्रेन के मसले बहुत ज्यादा हो गए। गवर्नमेंट ने वहाँ पे नाले खुदवा दिए, जिसकी वजह से हमने फुटपाथ पे खाना खिलाना बंद कर दिया। सही है। फिर मैंने शॉप ले ली। जब मैंने शॉप ली तो ऐसा होने लगा कि आपको पता है कोरोना आ गया मुल्क में। बिल्कुल ऐसे। फिर बहुत ज्यादा मुल्की हालात जो हैं वो पूरी दुनिया के क्या, मतलब पूरे पाकिस्तान के क्या, पूरी दुनिया के ही डिस्टर्ब हुए। बिल्कुल सही। तो हमने फिर मैंने जो मेरी टीम है, मेरे पास अभी आउटसाइडर के तो कोई भी डोनर्स नहीं है। सही है। ये तो मैं मांग के मैंने इसको चलाया 5-6 साल तक। मतलब मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की और अभी तक कर रही हूँ। तो मैंने फिर ये सोचा, मेरी टीम ने ये कहा कि देखें ऐसे हालात हैं, हम ऐसा करते हैं 10 रुपए लगा देते हैं ना, ताकि सफेद पोश लोग उस तरफ हम आते हैं, उस तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो शुरू के चंद लोग हैं उनको आपने कैसे इकट्ठा किया, उनको क्या मोटिवेशन दी? देखें अब इसमें जाहिर सी बात है आपकी तनख्वाहें तो नहीं दे रहे होंगे, वो फ्री के काम कर रहे होंगे आपके साथ। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आई और किस हद तक आप इसको ले जाना चाहते हैं? और डोनर्स कौन है आपके मेन? कोई डोनर्स हैं या अभी तक सिर्फ अपनी सेल्फ सफिशिएंट चल रहे हैं? डोनर्स जो है ना वो मेरे सिर्फ रिलेटिव्स ही हैं, मेरे दोस्त अहबाब मेरे रिलेटिव हैं। मैं मतलब वही हम इसको चला रहे हैं ना। तो अब जो मसले हैं, अब मसले ज्यादा हैं, क्योंकि जब हमने दुकान ली है तो अब वहाँ पे कब्रिस्तान है सामने सखी हसन का बहुत बड़ा, तो वहाँ से बच्चे आते हैं खाना खाने के लिए। ठीक है। तो मैं फिर ये देख रही हूँ कि इन बच्चों का तो कोई मुस्तकबिल नहीं है ना। बिल्कुल सही है। मुझे तो नजर आ रहा है कि ये बच्चे जो हैं ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सोच में ये है कि मैं अभी रमजान के बाद अपने दस्तरखान पे एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खोल रही हूँ उन बच्चों के लिए। सही है। तो उसके लिए मुझे कुछ फंडिंग चाहिए होगी, जाहिर है आपको ट्यूटर रखना है आपको। उसके बाद मैं देखूंगी कि उन बच्चों का क्या दिमाग है, उन बच्चों के लिए फिर हम स्कूल बनाएंगे। क्योंकि देखिए वो बच्चों की लाइफ बर्बाद हो रही है। 500,000 बच्चा कब्रिस्तान में काम कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी जो आपके इनिशिएटिव में अच्छी है वो ये है कि आप लोगों ने फ्री नहीं किया उस खाने को। मतलब आपने कीमत तो उसको इतनी रखी है कि वो हर आदमी की पहुंच में है, यानी 10 रुपये में आप खाना खिलाते हैं जी भर के। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि कुछ सफ़ेद पोश जो होते हैं जो ज़ाहिरन शो नहीं करवा सकते कि वो गरीब हैं, तो वो भी आके फिर खा लेते होंगे। और आप लोग क्या घर के लिए भी खाना देते हैं अगर कोई घर में ले जाना चाहिए, या वहाँ पे बैठ के ही जो है वो सिटिंग का कोई सीन है? जी हाँ, हमने 10 रुपए का जो खाना रखा है उसमें 2 रोटी दे रहे हैं। अच्छा। एक सालन की प्लेट दे रहे हैं। अच्छा, जो ले जाने वाले हैं ना तो हम उनके लिए ये कि 20 रुपए रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। 20 रुपए में सालन है और रोटी है। सही है। आपको पता है 2 रोटियां, एक रोटी आजकल 15 रुपए की है। तो हमने पार्सल का ये इंतजाम रखा है कि हाँ भले आप ले जाएं, अपने बच्चों के साथ खाएं पिएं। बिल्कुल सही। और देखें मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा ध्यान ज्यादातर जो है ना वो तालीम की तरफ है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान जब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक हम अपने आने वाली नस्ल को तालीम नहीं देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये टोटल आपको कितने अगर फंड्स मिलते हैं तो आप वहाँ पे एक तालीमी इदारा बना सकती हैं, जो आपकी कम्युनिटी है जिनको आप सर्व करना चाह रही हैं, उनके कितने फंड्स हों तो आपका वो सारा निज़ाम चल जाएगा? अभी तो देखिए, अब मैं पहले सेटअप करूं, पूरा बच्चे आए मेरे पास। मुझे एक तो कच्ची आबादी में एक लैंड चाहिए। सही है। क्योंकि मैंने कच्ची आबादी में भी स्कूल बनाना है। सही है। मगर कोई लैंड मुझे हमें ना भी दे, हमें नहीं भी, और हमारे नाम नहीं भी करे, अपने ही नाम रखे, लेकिन सिर्फ ये हमें स्कूल के लिए वो जगह दे दे। और
आपको पता है एक आप तालीमी इदारा खोलेंगे तो उसका भी बहुत खर्चा है। बिल्कुल सही कह रही हैं। हमने तालीमी इदारा इस तरह खोलना है कि हमने 100 रुपए फीस रखनी है, उसमें कॉपी किताब स्कूल बैग पेंसिलें और 1 मील दोपहर की, सही है, वो हम देंगे बच्चों को। अच्छा, ये मंथली 100 रुपया होगा वो जो हम कच्ची आबादी में खोलेंगे। और ये जो हम कब्रिस्तान के सामने खोलने सखी हसन के, इसमें हम अभी कुछ नहीं ले रहे, अभी हम सिर्फ बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं कब्रिस्तान वाले। सही है कि उनको तालीम की तरफ लेके आए कि देखिए दुनिया में बच्चे जो है ना वो काम करते हैं। सही है, सारी दुनिया में बच्चे काम करते हैं, ठीक है, लेकिन वो तालीम भी लेते हैं ना। सही है। ये सही है। मतलब आप ये चाह रही हैं कि जो लेबर के तौर पे बच्चे इस्तेमाल हो रहे हैं वो किसी न किसी तरह से साथ में पढ़ना भी स्टार्ट हो जाए और उनकी तालीम का हर्ज ना हो। जी, बड़ा बेहतरीन हम 1 घंटा उनको देंगे दुनियावी तालीम और 1 घंटा हम देंगे दीनी तालीम। चलें जी, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो कोई लोग आपको सुन रहे हैं जिनके लिए हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, खासतौर पे जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो लोग कराची से हैं, जिनके रिलेटिव कराची में हैं, या जो वैसे पूरे पाकिस्तान से आपको डोनेशंस देना चाहें, तो वो किस तरह से दें, और आपका कोई ख़ास पैगाम हो उनके लिए तो वो आप काइंडली। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो तो आप मेरा नंबर उनको चलाएंगे ही, जाहिर सी बात है, मेरा अकाउंट नंबर भी चलाएंगे। मैं सिर्फ ये बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज बच्चों की तरफ ध्यान दें। हमारी लाइफ गुजर चुकी है, अगर पाकिस्तान को सिस्टम में आना है तो बच्चों को तालीम जरूर देनी है। देखिए खाना हर एक को मिल जाता है, खाना गरीब अमीर सब खा लेते हैं, तालीम जो है ना, तालीम का शऊर नहीं है पाकिस्तान में। सही है, तालीम अभी आम नहीं हुई है। ठीक है, चले जी, आपको ऑडियंस सुन रही है। जी जी मैडम, ठीक है मैडम आपका पैगाम पहुंच गया, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और आपका जो पैगाम है, आपका जो तरीक़ाकार है, आपका जो काम है, अल्लाह पाक उसमें बरकत डाले। जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं बड़ी बेहतरीन चीज़ है। तो नाज़रीन, असल में ये जो छोटा सा इनिशिएटिव है ये बहुत बड़ा इम्पेक्ट डालता है माशरे पर, कि कच्ची आबादियों में जहाँ पे स्कूल्स की ज़रूरत है, जहाँ पे लोगों को खाने की ज़रूरत है, जहाँ पे खाना बदोश लोग रहते हैं, जहाँ पे सफ़ेद पोश कुछ लोग हैं लेकिन वो बता नहीं पाते कि वो किस किस्म की गुर्बत से गुजर रहे हैं, तो उन लोगों को यही लोग संभालते हैं। ये जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपसे गुजारिश ये है कि जिस कदर मुमकिन हो सके आप अपने फ़ंड्स दें, एहतियात दें, सदक़ात ज़कात जो भी हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन को दें, ताकि ये अपने काम को मज़ीद बढ़ा सकें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हम नासिर।